Welcome to Media again. This is Umar Tariq. Thank you very much, everyone, for your appreciation with our Resilience series. हमने Resilience series का जो season 1 था उसका start किया था तनवीर हुसैन से, who was my class fellow. I got really busy. I had some other commitments, so I couldn't continue with Resilience series. लेकिन इंशाल्लाह अब we will continue with season 2 of Resilience series. Sultan was my schoolmate, college mate, and हम लोगों ने एफएससी इकट्ठे की, मैट्रिक इकट्ठा किया, फिर एमबीबीएस इकट्ठा किया. वी वर टुगेदर थ्रू आउट आवर जर्नी फ्रॉम यूएसएमएलई टू रेजिडेंसी. तो इट्स जस्ट फिटिंग दैट वी हैव सुल्तान हियर एज गेस्ट. अस्सलाम वालेकुम सुल्तान, कैसे हो आप? वालेकुम अस्सलाम उमर, थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी. थैंक यू यार, थैंक्स फॉर कमिंग. जितने भी लोगों ने इंटरव्यू किया है ना, उनमें से सबसे ज्यादा लंबे अरसे से तो मुझे जानता है. हाँ ये बात है, इसीलिए मैंने कहा यार अब इस दफा जो है ना इंटरव्यू हमने सुल्तान पे स्टार्ट करना है. और लेवल भी तूने एक तरफ तनवीर से स्टार्ट किया था, जो कि वो रेजिलियंस का वो कहते हैं ना, एक अगर 100 पे लेवल खत्म होता है ना, 120 पे जाता है. और अब तूने वो वहां से स्टार्ट किया, 50 से स्टार्ट करके ऐसा तो ऊपर लेके जाएगा. वो जो है ना व्यूअर्स पे छोड़ते हैं, व्यूअर्स को तेरा इंटरव्यू सुनवाते हैं और वो बताएंगे कि भाई सुल्तान ने वाकई, सुल्तान इज अ वेरी हम्बल गाय. और ही वुड से कि नहीं मुझे कोई इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आई. यू गाइस टेल अस एट द एंड इन द कमेंट्स कि व्हाट डू यू थिंक, डिड डॉक्टर महमूद हैव अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज दैट ही ओवरकेम एंड फाइनली बिकेम सक्सेसफुल और नॉट. तो सुल्तान मेरे भाई, जो आपको नई लोग जानते, ठीक है, उनके लिए गिव अस अ ब्रीफ इंट्रो ऑफ हु यू आर, वेयर यू आर, व्हाट आर यू डूइंग. नाम तो सुल्तान महमूद. इस टाइम के ऊपर मैं बॉस्टन में हूँ, बेथेस्डा मेडिकल सेंटर में, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में. आई एम डूइंग एन एडवांस्ड एंडोस्कोपी फेलोशिप. I am originally from Pakistan, of course, as everybody else is. मैंने अपना मेडिकल स्कूल केई से किया था. मेरे पेरेंट्स भी आर्मी में थे, जैसे उमर तारिक के पेरेंट्स आर्मी में हैं. तो वी यूज्ड टू लिव अक्रॉस पाकिस्तान. हम हर 2-3 साल के बाद हमारा सिटी चेंज होता था, डिफरेंट सिटी में ट्रैवल करते थे. इवेंचुअली मैच्ड इन केई, दैट्स वेयर आई डिड माय मेड स्कूल. मेरा और उमर तारिक का पैथ काफी पैरेलल चलता रहा है. हमने 9th 10th सेम स्कूल, डिफरेंट क्लासेस, सेम उसमें एफएससी में भी हमारा सेम स्कूल. और उसके बाद केई के बाद जो है उमर तारिक ने रेडियोलॉजी का पैथवे चूज किया. मैं इतना अक्लमंद और इतना लायक नहीं था, इस वजह से मैंने एक मोर फेवरेबल पाथवे चूज किया, व्हिच वाज इंटरनल मेडिसिन. तो इंटरनल मेडिसिन की रेजिडेंसी मैंने ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी से की. उसके बाद मैंने ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी से ईजीआई की फेलोशिप की. उसके बाद मेरी बीवी की बारी आ गई रेजिडेंसी करने की, तो मैंने ब्रेक ली. तो शी डिड हर रेजिडेंसी यूनिवर्सिटी एट बफलो. तो व्हेन शी फिनिश्ड अप, फिर मैंने आई वेंट बैक इनटू ट्रेनिंग. तो आई एम इन बॉस्टन राइट नाउ. थैंक यू वेरी मच. अच्छा, अब थोड़ा सा लेट्स गो बैक, लेट्स गो टू केई. जब केई में हम लोग आए थे दोनों, वी स्टार्टेड दैट वाज 2003, राइट? एफजी सैयद से एफएससी की. यू वर आल्सो फेडरल पोजीशन होल्डर. तो घर से निकलना और फिर उसके बाद केई में आना और हॉस्टल में आना, डू यू थिंक देयर वर एनी चैलेंजेस टू द इनिशियल केई लाइफ और इनिशियल हॉस्टल में अपने आप को सेट करना? No, of course. I mean, I think as I think all of us are, हम जो आर्मी वाले बच्चे होते हैं या फिर जनरल जो डे स्कॉलर्स होते हैं, जिन्होंने हॉस्टल लाइफ नहीं देखी होती, तो बहुत ही मम्मी डैडी, बहुत ही बर्गर बच्चे होते हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता होगा दुनिया में आके क्या करना है. उसके बाद जब आपका हॉस्टल लाइफ स्टार्ट होती है, देन यू कम टू द रियल वर्ल्ड. आपको पता चलता है कि आपने लोगों से कैसे डील करना है, कैसे रिलेशनशिप मेंटेन करना है. जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, जब मेरा पहला दिन स्टार्ट हुआ केई का, तो मेरे अम्मी अबू ने मुझे ला के नीडो के डब्बे, चाय के डब्बे, केटल, वो सब कुछ ला के दे दिया. तो मैंने कहा यार चल मैं अपनी खुद चाय बनाऊंगा, नाश्ता बना के सैंडविच खाया करूंगा. पहले दिन ने जो है ना, वो मोंटी आया क्लास के अंदर, उसने आके सारा दूध के डब्बे चमचे से सारे खा गया, सारे सैंडविच चले गए. मैं वहां बैठा हूँ, मैंने कहा यार ये क्या हुआ मेरे साथ. तो उसके बाद बंदे को एहसास होता है कि यू नो व्हाट, आई मीन दिस इज हाउ लाइफ इज. इसकी वजह से जो है ना, आपको उसके लिहाज से एडजस्ट करना पड़ता है. यू कैन नॉट फाइट इट, you just have to adjust to this new life. तो I think सबसे ज्यादा जो मुझे मजा आया था हॉस्टल लाइफ का, वो उसमें आजादी का था कि then you can go wherever you want, late at night, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी. लेकिन उसके साथ आप लर्न भी करते हो कि आपने जो है ना किस टाइम पे किस तरह लोगों को आपने ट्रस्ट करना है, किस लोगों को आपने ट्रस्ट नहीं करना. So I think we all go through the same phase. लेकिन in general I think at the end it does work out as long as you meet the right people. So will you agree कि आप हॉस्टल में जो आपको इतने चैलेंजेस आते हैं, स्पेशली इनिशियली अगर आप कभी नहीं निकले, यू बिकम मोर अडेप्टेबल एंड समवट मोर रेजिलिएंट, बिकॉज आपने इतनी छोटी छोटी चीजें, ट्यूबलाइट खराब होने से लेके बत्ती चली गई है, वॉशरूम नहीं साफ, मतलब इतनी सारी चीजें होती हैं, यू लर्न टू अडेप्ट टू एनी सिचुएशन.
Yeah, I think that's the most important part of the hostel life. I think किसी बंदे ने जिसने hostel life नहीं देखी हुई ना, तो I think he's missing out on a very important lesson. उसके बाद I think वो it carries on, क्योंकि उसके बाद जब मैं अपने उसके लिए observership वगैरह के लिए अमेरिका में आया at the end of my med school, it was very easy for me to come to a new place, meet new people, live with 5 different people in the same room, क्योंकि I already had that experience before. अगर मुझे पहली दफा इधर ही आके वो सब कुछ करना पड़ता, that would have been very difficult. तो मुझे ये बता यार कि when did you decide कि यूएसए आना है? At what part of medical school? स्टार्ट से ही था या थर्ड फोर्थ ईयर में या फाइनल ईयर में, कब फाइनल किया? आई थिंक मेरा पैथ से बाकी लोगों से डिफरेंट होगा, तुम्हारे से भी थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि मेरी फैमिली के अंदर ऐसा कोई लोग उससे पहले कभी मुल्क से बाहर नहीं गए हुए एजुकेशन के लिए. तो आई थिंक आई वाज जस्ट फॉलोइंग द हर्ड कि जो है ना, अच्छा यार सबसे ज्यादा हम लोग क्योंकि कंपैरेटिव होते हैं एज जनरल इन मेडिकल स्कूल के, मतलब कहाँ बेस्ट मेडिकल स्कूल जाना है तो हम लोग के में आ जाते हैं. तो उसके बाद के बाद क्या करना है, अच्छा बेस्ट ऑप्शन क्या है आपके पास, बेस्ट ऑप्शन अमेरिका है. उसके बाद अगर वो नहीं बनता काम तो फिर यूके और जो है ना ऑस्ट्रेलिया चले जाओगे. अब क्योंकि मैंने वीजा अप्लाई किया और मेरा वीजा लग गया तो मैंने कहा चलो जी हम अमेरिका ही चलना है. तो व्हेन वाज दैट? वीजा कब अप्लाई किया था? मैंने अपने मेडिकल स्कूल कैंट के ऊपर, क्योंकि एवरीबॉडी वाज अप्लाइंग फॉर इलेक्टिव्स, तो मैंने उस टाइम के ऊपर इलेक्टिव्स के लिए अप्लाई किया. और मेरे इलेक्टिव्स जो हैं क्योंकि मतलब अमेरिका में अप्रूव हो गए, उसके बाद मैंने कहा अप्लाई करने के लिए वीजा भी अप्रूव हो गया. मैंने कहा चलो भैया दिस इज माय पाथवे, आई एम गोना बी अ अमेरिकन डॉक्टर नाउ. ठीक है, तो फाइनल ईयर एमबीबीएस में यू डिसाइडेड कि यार जो है ना मुझे यूएस में मेरी करनी है, अमेरिका जाना है, और B1 B2 वीजा अप्रूव हो गया और इलेक्टिव्स मिल गए. तो इलेक्टिव्स का एक्सपीरियंस कैसा था जब यूएसए आए? Elective was good. I mean, obviously means कि good in a way कि एक हर बंदा अपने स्ट्रगल से गुजरता है. पहली दफा मैं एल्बनी के अंदर लैंड किया, that's where my elective was. उसके बाद पहली दफा जब टैक्सी कैब के ऊपर $40 पे करने पड़े मुझे 2 माइल ड्राइव करने के लिए. मैं कहा यार मेरे पास $1500 है, $40 तो मेरे यहाँ पे निकल गए. आगे मैंने $500 उसके मंथली पे करने हैं, खाना खाना है, सब कुछ करना है. तो that's when you realize, you know what, this is very expensive. और आपके पास obviously when you convert dollars into rupees, you know that's a huge expense. If I recall correctly, हाँ, go ahead. हाँ, लेकिन ये था कि like मैंने बाय चांस एक अपने सीनियर हमें जो आई थिंक बीइंग अ केमिकोलियन बिगेस्ट एडवांटेज हमारा ये होता है कि हमारे पास ऑलरेडी आई थिंक कई हमें एक ही चीज देता है और वो है केमिकोलियंस या फिर सीनियर्स देता है. तो आई थिंक सिर्फ एक चीज आपको मिलती है कि आपके पास जो है ना एक पाथवे है, ऑलरेडी आपके सीनियर they've gone through the same process. तो वो आपको कहते हैं यार मैंने वहाँ पे इलेक्टिव किया था, मैं इन अंकल शबाज के घर ठहरा था, तू भी अंकल शबाज के घर चला जा, वहाँ पे जाके $500 महीने के देने पड़ेंगे, खाना पीना भी वो कर देंगे, सब कुछ हो जाएगा. That's what I did. तो उनके घर चला गया, फिर वहाँ पे आके रहा. उसके बाद मैंने एल्बनी में अपने इलेक्टिव्स किए. बाकी एक जो डिफरेंस था ना उस टाइम के ऊपर, आई थिंक वो जो पीड़ा था ना कि अच्छा यार तुमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट वो साथ कुछ था, उस टाइम पे मुझे इंटरेस्ट था ऑर्थोपेडिक सर्जरी के अंदर और सर्जरी के अंदर था इंटरेस्ट. तो मैंने वहाँ पे अपने इलेक्टिव्स थे ना वो किए ऑर्थोपेडिक सर्जरी के अंदर, विच इज वेरी डिफरेंट एनवायरनमेंट. यानी कि अमेरिका में इन जनरल अनलेस योर ABCD या अनलेस के जो है ना आप अमेरिकन सिस्टम से आए हो, ऑर्थोपेडिक सर्जरी में देखो वही सरप्राइज है कि ब्राउन बंदा पहली दफा अमेरिका आया वही यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्शल आर्ट्स करता हो. तो आई थिंक दैट वाज अ बिट डिफिकल्ट एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि उन्होंने भी मुझे नहीं पहले देखा हुआ था किसी बंदे को और मेरे लिए भी वो पहला एक्सपीरियंस था. तो कमिंग टू अ न्यू सिस्टम, न्यू एवरीथिंग, इट वाज डिफिकल्ट इन द बिगिनिंग. सही. तो if I recall correctly, you had some housing experience. तुम जिनके घर रह रहे थे, all of a sudden they increased the rent or something happened in Albany. हाँ, मतलब एल्बनी में जो हमारी इनिशियल अंडरस्टैंडिंग हमारी जो डील थी ना वो ये थी कि आई थिंक वो $350 या $500 थे कि पर महीने पर मंथ देने पड़ेंगे मुझे. उसके बाद आई थिंक एट द एंड ऑफ माय फर्स्ट आई वाज गोना बी देयर फॉर 2 months. फर्स्ट मंथ के एंड के ऊपर वो कहते हैं ऐसा नहीं अपने हमने आपसे समझे शायद $800 लेने हैं या फिर $1000 लेने हैं. अरे यार मैं $1000 मैं कहाँ से लेके आऊंगा, मेरा बजट जो है वो तो ऑलरेडी खराब होना शुरू हो गया. So, anyways, I mean, I started looking for new places at that time, could not find a place. उसके बाद you just have to deal with it, you know. अच्छा जो है सो है, मतलब कि आप you just ask for more money. अपने ये बात है कि I think I was lucky कि मेरे parents फिर भी पाकिस्तान में affording थे, इतना वो support कर सकते थे. Then I got that money. Obviously, that whole process is painful in that time, but in the bigger scheme of things, you know, like it is what it is. You know, आपने पैसे extra pay करने पड़ते हैं. You're right. This meeting is being recorded. अच्छा, तो सुल्तान ये बताया यार कि फिर उसके बाद तुमने इलेक्टिव्स किए. इलेक्टिव्स कितने किए टोटल?
ये electives मैंने किए थे 4 months के 3 electives किए थे मैंने. I think उसके बाद जो मेरा next experience था ना, that was actually like a really interesting experience in a way कि एक नए मुल्क के अंदर मैंने उसके बाद सुनी डाउनस्टेट में मेरा next elective था. So I don't know anybody, like I said, हमारी family में आज तक कोई बंदा अमेरिका में नहीं आया, तो we didn't have like no connections, nothing at all. तो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर मैंने ब्रुकलिन में लेक्चर्स करने थे, तो वहाँ पे मेरे अब्बू के दोस्त ने किसी बंदे को कहा, तो वहाँ पे एक अंकल थे जिनको उस्ताद जी हम लोग कहते हैं. आई थिंक लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग तनवीर, यू नो, लाइक हम सारे उनके कनेक्शन के थ्रू उनके घर में एंटर हुए. तो वो वाहिद था कि वहाँ पे एक नया बंदा, वो आपको अपने घर में कहता है चलो ठीक है मेरे घर में रह लो फॉर फ्री जितने ऐसे तक रहना है. मुझे कहते हैं ये क्या हो रहा है, इज दिस रियल कि आपको जरा इस तरह के बंदे कहाँ मिलते हैं अमेरिका के अंदर. तो अच्छा, वाकई मतलब सब फ्री में रहे थे? हाँ, और ना सिर्फ मैं फॉर फ्री, तनवीर वाज आल्सो लुकिंग. तो मैंने कहा तनवीर का यार तू भी आ जा, तो तनवीर भी आ गया वहां पे. तो मैं तनवीर उसके बाद इम्तियाज भी वहां पे आ गया. अच्छा, तो उन्होंने कुछ पैसे नहीं मांगे, कुछ नहीं कहा कि कुछ किसी भी किस्म की कोई मांगे, मुझे जो बात है उसके यानी कि, और आई हैड लाइक नो कनेक्शन विद देम एट ऑल. तो उनके घर में ठहरा, वहां पे जाके जो है ना मैंने मतलब कि आई स्टेड देयर फॉर अ मंथ. तो उसके बाद तनवीर जो है वो भी आ गया, वो भी वहीं पे ठहरा, और वो आपको खाना वगैरह हर चीज प्रोवाइड करते थे. इवन बल्कि मैंने वहां से आगे जाना था अल्बुकर्की में इलेक्टिव करने के लिए, तो ही वाज गिविंग मी मनी कि यार तेरे पास पैसे कम ना हो तो साल ले जा पैसे लेकर. तो माशाल्लाह यार. हां, इस तरह के बंदे ये नहीं. एंड व्हाट डिड ही डू? ही वाज अ कैब ड्राइवर यू सेड? हाँ, वो बंदी कंस्ट्रक्शन वर्क करते थे. यार बड़ी बात है माशाल्लाह. हमारे इधर काफी हर किस्म के लोग हैं जैसे तुम कह रहे हो, राइट? देयर आर सम पीपल हु विल रिप यू ऑफ, देयर आर सम पीपल हु आर वेरी हैप्पी बाय द फैक्ट कि यार अच्छा हमारे जैसे बड़े पाकिस्तानी अब आ रहे हैं और अच्छी जगहों पे आ रहे हैं डॉक्टर्स. तो फिर तीसरा इलेक्टिव कहाँ पे था? आई थिंक वैसे वो जस्ट कमिंग बैक टू द पॉइंट, आई थिंक इन जनरल जो चीज लोग भूल जाते हैं ना, वो ये है कि जो यूनिवर्स है ना, इट बैलेंसेस आउट एट द एंड. आपको ना बहुत अजीब लोग मिलेंगे, बहुत बुरे लोग मिलेंगे, और जो है ना बहुत ही अच्छे लोग मिलेंगे, लेकिन एट द एंड योर एक्सपीरियंसेस एंड एवरीथिंग बैलेंसेस आउट. as long as you know like you're a decent person, you know, like आपको भी you need to give the same back to the community. यानी कि आप हो सकता है कि किसी एक बंदे की हेल्प करें किसी चीज के अंदर, वो बंदा आपको कल को लिफ्ट ना कराए, लेकिन आपको कोई और बंदा जो है ना they will help you back. So at the end you know like it all balances out. हम लोग जो है ना अपना I think हमारा जो प्रॉब्लम होता है कि हम ना एक अपने बैड एक्सपीरियंस के साथ बहुत ज्यादा फिक्सेटेड हो जाते हैं, और लोगों के साथ ना बड़े फिक्स ग्रजेस रखते थे, यार ये बंदा भैंस की तुम, मैंने आइंदा ना किसी कंपोलियन से बात ही नहीं करनी, क्योंकि वो जो एक कंपोलियन था ना उसने ना मेरे साथ जो है ना ये बड़ी जाती की थी. आई थिंक इससे हमें बाहर निकलना चाहिए कि आपको एक हर चीज जो है ना एट द एंड बैलेंस आउट हो जाती है, और आपने जो है ना अपने आप को यानी कि लाइक व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस, यानी कि मैं कैसा बनना चाहता हूँ. यानी कि मैं उस्ताद ही ऐसा तो नहीं बन सकता, लेकिन आई वांट टू बी क्लोजर टू हिम रेदर देन यू नो द अदर पर्सन जो कि जो है ना आपको एक यानी कि एक डिफिकल्ट टाइम के ऊपर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा या हेल्प नहीं कर रहा. सही सही. तो मुझे ये बताओ फिर तीसरा इलेक्टिव कहाँ किया? तीसरा इलेक्टिव यार मेरा था अल्बुकर्की में था डॉक्टर चीमा के साथ. वो भी ऑर्थोपेडिक सर्जरी के अंदर था. तो मैंने सर्जरी के थे, यानी मेरा इंटरेस्ट उस टाइम तक सारा मेरा फोकस हर चीज ऑर्थोपेडिक सर्जरी में थी, और जनरल सर्जरी ऑर्थोपेडिक सर्जरी में थी. तो वो मैंने किया अल्बुकर्की के अंदर. वो भी एक एवी कनेक्शन निकाल के किसी के साथ जो है ना आई गॉट दैट अप्रूवल, आई हैड टू गो टू अल्बुकर्की. फिर वहाँ पे उन्होंने ही मेरी एक्चुअली हेल्प आउट किया. मुझे एक और उनका स्टूडेंट था जो कि वहाँ पे रह रहा था यूनिवर्सिटी के पास, तो आई स्टेड विद हिम फॉर दैट 1 month. सही सही. तो ये स्विच कब हुआ? व्हेन डिड यू डिसाइड कि नहीं यार मैंने अब जो है ना मैंने मेडिसिन की जगह सर्जरी में जाना है? ये भी मैं उसके बाद यू नो लाइक व्हेन आई डिड द होल थिंग, मैंने अपना सीएस एग्जाम दिया, वो पास हो गया मेरा, वाज वेरी इजी, इट केम बैक, एवरीथिंग वाज गोइंग लाइक वेरी स्मूथली एट दैट टाइम ना. उसके बाद केम बैक, डिड माय योसेमिटी step 1, got a good score, step 2 got a good score, so I did like everything by February of 2009 के हम लोग अप्रैल में ग्रेजुएट किया था. 2010 के February March में I was done with step 1 step 2 CS, good scores, like really smooth process. तो मैंने कहा यार फिर सब कुछ हो गया, अब शादी वादी करते हैं, फिर आगे उसके बाद अमेरिका जाकर पार्टी करेंगे अगले साल. तो उसके बाद आई गॉट मैरिड इन जून ना. मैंने कहा शादी होगी, अब मैंने कहा उनकी रह गया, स्टेप 3 रह गया. तो मैंने कहा स्टेप 3 के लिए अप्लाई किया, साथ उसके ना वीजे के लिए अप्लाई किया. मैंने कहा जाके सर्जरी में अप्लाई किया मैंने रेजिडेंसी के लिए, और मैंने कहा अब जाके अगले साल अब रेजिडेंसी करेंगे सर्जरी के अंदर. और जब अप्लाई किया तो मेरा जो पिछला वीजा था एक्सपायर हो गया, 1 ईयर का वीजा था, अगला वीजा फंस गया. ठीक है, ये B1 B2 अब था? वो शादी है B1 B2 का वीजा? B1 B2 फंस गया, अगला वो प्रोसेसिंग में चला गया.
अब शादीशुदा बंदा नया बेरोजगार घर बैठा हुआ, आगे फ्यूचर का पता कुछ नहीं, क्योंकि जो है ना क्या कहते हैं अम्मी अबू भी मतलब ये खाना शाना दे रहे थे, फिर कहते बेटा जरा कोई अपने भी हाथ साथ चलाओ, अपने कितनी देर तक ये बर्दाश्त कर सकते हैं हम। तो फिर मैंने कहा यार मैंने हाउस जॉब भी नहीं की हुई थी, क्योंकि मेरा तो प्लान था कि मैंने अमेरिका जाकर करना है सब कुछ। तो उसके बाद एट दैट पॉइंट फिर मैंने कहा कि अच्छा मैं हाउस जॉब ढूंढता हूँ। फिर मैं हाउस जॉब ढूंढी तो लाहौर जनरल हॉस्पिटल के अंदर, और हाउस जॉब क्या, अनपेड हाउस जॉब। हाउस जॉब स्टार्ट की तो उसके साथ जो है ना मेरे चाइना के जो है ना वो एमओज जो है ना मेरे साथ काम कर रहे, और वो सारे जो है ना मेरी साथ वाले वो मेडिकल ऑफिसर बने हुए हाउस जॉब खत्म करके, और वो मुझे बातें सुना रहे हैं। मैं अपने आप को समझता था कि मैं बड़ा कोई अमेरिकी यूएसएमएल क्वालिफाइड बंदा हूँ, और वो क्या कहते बात चल है यार सुनाते हैं? बेटा जरा लैब में चेक करके आ जरा सब कुछ करके आ। जी सर जो आप हुक्म करते हो, अनपेड। तो that was a very painful process। उसके बाद आपको फ्यूचर का पता नहीं होता, क्योंकि मेरा वीजा उस वक्त प्रोसेसिंग में था। सर्जरी की मेरे मतलब कि मैंने सर्जरी में प्रोग्राम में अप्लाई किया था, was getting some interviews, I got like 5 interviews I think, बहुत ज्यादा इंटरव्यूज नहीं आए थे मेरे उस टाइम तक। तो फिर मैंने कहा चलो मैं करता हूँ हाउस जॉब वगैरह, देखता हूँ कि कैसी चलती है। हाउस जॉब कर रहा था, उसके बाद मैंने सर्जरी की, मैंने कहा मैं हाउस जॉब उसकी भी ट्राई करता हूँ। जब मैं सर्जरी की रूटीन देखी ना, मैंने कहा कि ये पूरा पूरा वार्ड वीक्स थे, उसके बाद जो है ना पूरा पूरा 24 आवर पॉलिसी सब कुछ था। मैंने कहा यार ये हमसे नहीं हो पाएगा, काम करने का दिल करता है लेकिन इतना भी दिल नहीं करता कि बंदा जो है ना वो 24-24 घंटे अस्पताल में बैठा रहे। तो ऑब्वियसली मेरे इंटरव्यूज भी इतने ज्यादा नहीं मेरे आए थे। ऑर्थोपेडिक सर्जरी का एक इंटरव्यू था जहाँ पे मैंने इलेक्टिव किया था, और बाकी मेरे 5 जनरल सर्जरी के इंटरव्यूज थे। तो देन आई डिसाइडेड कि हमद में मैंने खैर उसी में अप्लाई किया हुआ था सर्जरी के अंदर, तो फिर मैंने कहा कि वहाँ पे हमद में मैं कर लूंगा, लेकिन वैसे मैंने नहीं करनी। फिर मैंने अपने आई जस्ट स्किप द मैच दैट ईयर। मैंने कहा वो मैच तो वैसे ही मेरा कर ज़ाया हो गया था। उसके बाद जून जुलाई में मेरा नेक्स्ट वीज़ा वापस आया अगले साल के। फिर देन आई अप्लाई फॉर द मैच अगेन, एंड दैट टाइम आई सेड एक तो मुझे एक तो ये कि मैं वो सारे प्रोसेस दोबारा नहीं गुजर सकता, और दूसरा ये कि आई थिंक मेरे चांसेस मैच होने के बेहतर थे, और कॉल स्केड्यूल वगैरह हर चीज जो है ना इट वुड हैव बीन मोर फेवरेबल, सो मैंने सिर्फ इंटरनेट में अप्लाई किया। तो गोइंग बैक मुझे ये बताओ पहला कि स्टेप 1 में कितना स्कोर था? मेरा था 258। और स्टेप 2 में? 253। हाँ, तो माशाल्लाह स्कोर तेरे बहुत अच्छे थे, राइट? यू कुड हैव गॉन इनटू एनीथिंग अगर होता। लेकिन अब B1 B2 तेरे कितना अरसे लटका? जब तूने अप्लाई किया जुलाई जुलाई एक साल। 2010 में अप्लाई किया, हाँ, तो एक हाँ साल जुलाई तक तेरा वीजा 2010 अड़ा में हुआ है। एक साल वीजा रहा। हाँ। तो उस वक्त तूने ये नहीं सोचा कि यार कि अब गलती हो गई यार, गलत पाथ पकड़ लिया, अब क्या करें? मैं इससे बेहतर था स्टेप्स ना करता, कुछ और कर लेता। ऑब्वियसली मतलब वो सारे पैसेज आपके आपके मतलब के सारी बातें आती हैं आपके ज़हन के अंदर। लेकिन इन जनरल मेरा लाइफ का रूल है, थिंग्स वर्क आउट। आप यू आर वेयर यू आर सपोज्ड टू बी। आपकी जो लाइफ में जो कुछ भी होता है ना आपके साथ, दिस इज हाउ इट वाज सपोज्ड टू गो। यानी कि लगता है कि अच्छा आप यू कैन नॉट गो बैक इन पास्ट, राइट? यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग। तो आई थिंक जो होता आप अपनी कैसे कोशिश करते हो किसी काम की, बट देन उसके बाद यू लेट द यूनिवर्स टेक इट्स कोर्स। उसके बाद जो होगा सो होगा, इट्स फाइन। लाइक आपकी जहाँ पे किस्मत थी ना, मतलब कि वही आपकी किस्मत थी, दैट्स व्हाट यू आर सपोज्ड टू बी। तो इन दैट सिचुएशन मुझे पता था कि इट वाजंट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। जो भी था चलो, मैं बुरे से बुरा क्या होता, पाकिस्तान में मैं कर लेता सब कुछ, वुड हैव बीन ओके ओवर देयर टू। तो डिड यू थिंक पाकिस्तान में रह जाता हूँ अगर ना हुआ, जीवन पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में चले गया? देखो इस साल 30 लोग हैं जिनका इस वक्त वीजा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में फंसा हुआ है, एंड उनमें से अब देखो ऑलमोस्ट हमारा अगस्त कैंप पे आ गए, 2-3 महीने हो गए, कुछ की रेजिडेंसी भी निकल गई है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन योर सिचुएशन, उनकी शायद वर्स है क्योंकि उनका रेजिडेंसी का वीजा फंसा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में। तो व्हाट वुड यू से टू देम? आई थिंक फॉर वन, आई थिंक मेरा ये वाला प्रोसेस दोबारा भी हुआ मेरे साथ अगले साल दोबारा, जब मैं कनाडा में फंस गया था। तो आई बीन थ्रू दिस ट्वाइस। इसमें जो है ना मेरा वीजा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग के अंदर गया है, एंड आई हैड टू गो थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। नेक्स्ट वन वाज मोर पेनफुल, क्योंकि उस टाइम पे मैं अपनी फर्स्ट ईयर की जब मैं रेजिडेंसी इंटर मेडिसिन की खत्म कर चुका हुआ था, then I went for a visa renewal in Canada. So they're not supposed to cancel your old visa, but they did. तो उसी वजह से I was stuck in Canada for more than a month. तो आई थिंक दैट वाज मोर पेनफुल, क्योंकि जो है ना उस टाइम पे एक साल की रेजिडेंसी खत्म हो गई हुई थी। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच वुड हैव बीन मच मोर डिफिकल्ट, क्योंकि पहले वाले टाइम के ऊपर ना अब मैंने कुछ किया तो नहीं हुआ था ना, मेरे पास पैथवेज काफी ओपन थे। चाहे मैं कहता हूँ नहीं तो हमद में चला जाऊंगा कतर में करने के लिए, या फिर मैं यूके चला जाऊंगा, आई कुड हैव डन एनीथिंग। लेकिन ये कि उस टाइम पे यू ऑलरेडी कमिटेड, यू ऑलरेडी डन लाइक 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग, तो उस टाइम पे जब आप फंसा हुआ था वाज वेरी पेनफुल। लेकिन वही बात है लाइक एट द
things work out, you know, like you go through that whole painful process. आप अपना काम करते हो, which is कि आपने apply किया, आप लोगों से contact करते हो कि अपने वालों से मैंने भी राब्ता किया था उस टाइम के ऊपर, I'm sure कि बाकी लोगों ने भी किया होगा, और you would think कि this is the end of the world, या लगेगा यार ये दिन आज का कैसे गुजरेगा मेरा जिसमें मैं वीज़े का इंतजार कर रहा हूँ, you know, but let nature take its course. At the end things work out, you know, if you're supposed to be in the US, you will be in the US, और अल्लाह ताला जो है ना आपका काम ठीक कर देगा. I agree. I always believe time is the best healer. आप जितने मर्जी मुश्किल टाइम से गुजर रहे हो ना, उसकी बेस्ट बात ये होती है कि आने वाला टाइम उससे बेहतर होता है most of the times. You know, तो टाइम के साथ साथ चीजें अमूमन like you said things fall into the place. तो फिर तुम रेजिडेंसी मिल गई यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा में, right? You did 1 year there. 1 year के बाद तुम्हारा रिन्यूअल के लिए कनाडा में गए तो उन्होंने वीजा खत्म कर दिया. तो जब कनाडा में थे तो were they paying you या you didn't have any money or financial? After 2 weeks I contacted them कि यार मेरा वीजा फंस गया है, मैं वापस नहीं आ रहा अपने फॉर्म कलेक्टिव करने के लिए. तो उन्होंने कहा नहीं हमारी पूरी सपोर्ट आप लोगों के साथ है, लेकिन तनख्वाह आपकी बंद होगी आगे. तो साथ में उन्होंने मुझे अनपेड कर दिया मुझे, लेकिन उन्होंने कहा कि जो है ना क्या कहते हैं हम तुम्हारी पोजीशन जो है ना वो बचा के रखेंगे आगे. तो मैंने कहा ठीक है, हम कनाडा बैठे हुए आपके पास एक रेजिडेंट के पास कितना होता है, मेरे पास फैमिली थी, मेरे 2 बच्चे भी थे उस टाइम के ऊपर. So we were like moving from like motel to motel, going to different places. So I think you know like फिर भी it's fine. It was इतना ऐसा experience था मेरा. Again at that time it was the end of the world. लेकिन if I look back ना तो मैं सोचता हूँ यार कितनी मेरी वो जो strong memories है ना उस सारे time की कि मुझे यानी ये was like really like life changing, very like interesting experience. You know like अभी भी हम लोग बात करते हैं कहते यार ये काम टाइम तो बुरा है, लेकिन वो जो टाइम था ना उस टाइम पे जो हमारे साथ हुई थी ना वो उसका अपना ही पता था. तो Yeah, I think it's you're right. like a experience. I completely agree. I honestly feel कि कभी बार ना लाइफ की कुछ मुश्किलात आप पे आती हैं, वो इतनी बड़ी मुश्किलात होती नहीं है, लेकिन आप उस वक्त इतने इमेच्योर होते हो या आपने इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलात नहीं देखी होती कि वो आपको हिट बहुत करती है. फिर आने वाली हर मुश्किल जो है ना वो सब्सिक्वेंटली आप कहते हो यार मैंने उससे गुजर लिया, ये तो कुछ भी नहीं है. मेरे लिए वो फिजियोलॉजी की सपनी थी. मैं आया हूँ, मैंने कहा यार हम बड़े लायक बच्चे हैं, मैं एफजी सर से इतने नंबर लेके आ रहे हैं, फेडरल बोर्ड में पोजीशन लेके इधर पहुंचते हैं और आके फर्स्ट ईयर में सप्ली लग जाती है. ओए यार एक वो और एक जो सीएस का फेल होना, क्योंकि देख मेरे लिए ये 2 चीजें थी जिन्होंने मुझे बड़ा हिट किया था, मैंने बड़ा महसूस किया. उसके बाद बड़े बड़े उससे ज्यादा बड़े इश्यूज आए, उससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स आई. मैं यही सोचता था दिल में यार ये सब फेस कर लिया तो ये तो छोटी सी चीजें हैं. So I think that's good कि आपको early on in your professional life or your personal life अगर छोटे मोटे setbacks मिल रहे हैं, they are actually making you more resilient and more adaptable, right? जैसा तुमसे मैंने पूछा है, अच्छा है, हाँ जैसा भी है ना it can always get worse, you know. ये भी हो सकता है कि मुझे जो है ना वो वीजा आते ही ना मेरा वापस, ठीक है ना, ये भी हो सकता था कि मेरा 6 महीने से वीजा ना आता, या फिर जो है ना मेरा मैं अमेरिका में पहुंचता ही ना, you know, like things could have always been worse, you know, like, तो अगर आप if you look at the bigger picture, so I think this is how you need to look at those things कि अगर आपने कोई लाइफ में कोई बुरा एक्सपीरियंस है ना, तेरा सीएस फेल होना, you know, like just like mind blowing के उमर तारिक का सीएस फेल हो गया है, मजाक है. कोई ना, मैं सारों को गाइड कर रहा हूँ किस तरह करना है सीएस की तैयारी. लेक्चर तो मेरा फेल हो गया, मैंने मतलब इट इज अ बिग डील. इसी तरह तेरे भी बहुत सी चीजें, जिस तरह मुझे यार सुल्तान का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में चले गए, उस वक्त सारे कहते थे देख यार सुल्तान का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में चले गए, यूएस इज नॉट अ सेफ ऑप्शन एनीमोर. मतलब वही, लेकिन बट इट्स ओके, यू नो, लाइक आई थिंक लाइफ में हर बंदा ना अपनी एक स्टोरी, अपनी स्ट्रगल्स, अपनी सब कुछ लेके चल रहा होता है, लेकिन इवेंचुअली you end up okay, you know, like you end up where you're supposed to be. अगर आप चीज को अपने लिए एक overwhelming समझ लो ना यार कि मैं तो गया हूँ, मर गया हूँ अंदर, मैं जो था, तो उसकी वजह से आई थिंक मेरा एक जाने वाला बंदा था, उसने अपनी इतनी टेंशन ले ली वीजे की कि सारे बाल ही गिर गए 6 महीने के अंदर, ठीक है. मैं ऑब्वियसली नाम नहीं ले रहा, लूंगा उसका, मैं मेरे सामने उसके वीजा प्रोसेसिंग में गया, उसके सारे बाल गिर गए. इतनी उस बंदे ने टेंशन ली, वो पागल काम करने की जोगा नहीं रहा, कुछ और नहीं किया, सारे बाल गिर गए. इतना उसमें मतलब अपने ओवरवेलमिंग उसके लिए सारा एक्सपीरियंस था. So I think this is what you need to get out of it, you know, don't let that bad experience control you, you know. हाँ मतलब जो सेटबैक्स आते हैं, ग्रो आउट फ्रॉम देम rather than let them take over you. अच्छा तो अब रेजिडेंसी का पहला साल हो गया, दूसरा साल हो गया. फ्रॉम व्हाट आई हर्ड, यू कैन करेक्ट मी if I'm wrong, कि भाई सुल्तान was a superstar, was doing very very good, and you were one of the very few applicants जिनको fresh out of residency GI fellowship मिल गई. तो ये सारा जर्नी कैसा था? How was your experience of residency?
मेरा नहीं ख्याल कि मैं ऐसा कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार था या कुछ और था, लेकिन ये है कि काफी ज्यादा जो कई के अपने जनरल जो पाकिस्तान के अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, रेजिडेंट्स होते हैं, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट इन द यूएस। आई मीन दैट्स द बिगेस्ट थिंग, राइट? कि अगर आप जो है ना चाहते हो कि मैं सपोज दैट्स व्हाट योर गोल इज कि मैंने जो है ना हार्वर्ड के किसी प्रोग्राम से मैंने जो है ना रेजिडेंसी करनी है, तो यू कैन डू इट। यू नो दिस इज व्हाट अमेरिका इज कि अगर आप you need to commit more time to it, आपको चाहिए उसको उतनी ज्यादा आपको commitment, उतनी ज्यादा energy और focus show करना पड़ेगा, but you can do whatever you want. मेरा इतने कोई बड़े goals या aims नहीं थे उस टाइम के ऊपर, मुझे पता भी नहीं था कि मैंने खैर मुझे भी पता था मैंने GI करनी है क्योंकि I like procedures। तो जिस भी चीज के अंदर मुझे procedures मिलते हैं और lifestyle ऐसा हो कि रात को मैं सुकून से सो सकूं, this is what I wanted। तो I think GI kind of fits into that criteria for me। तो उसकी वजह से मैं जीआई में अप्लाई किया। मैं आई वाज लकी कि मैंने अपनी रेजिडेंसी के अंदर जो है ना एक मेरा प्रोग्राम में इतनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल थी कि मैं रिसर्च कर सकूं, और उसकी वजह से मैं अपनी सीवी को इम्प्रूव कर सकूं। और इवेंचुअली यू नो आई डिड ओके। हमारा प्रोग्राम को इतना सपोर्टिव नहीं था इंटरनल कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन इट वर्कड आउट फॉर मी एट द एंड। आई थिंक सबसे जो मजे की एक्सपीरियंस था उसके अंदर वो ये था कि जब मैं मैच के लिए अप्लाई कर रहा था ना, अपने सेकंड ईयर के एंड के ऊपर, लगभग हाँ सेकंड ईयर थर्ड ईयर के स्टार्ट के अंदर, तो अरे जब नहीं मैच अप्लाई कर रहा हूँ, तो उस टाइम के ऊपर ना एक मेरे ही देसी भाई ने ना मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दी प्रोग्राम डायरेक्टर को। अच्छा, कि जीआई के जो या है ना उसके आईएम के? जीआई का या आईएम के पीडी? आईएम की वीडियो को। अच्छा अच्छा, ठीक है। और शुक्र है जीआई वाले को नहीं, कि वैसे ये अच्छी बात करी उसने। मतलब मेरे खिलाफ नहीं थी वो, हमारे मतलब मैं था और साथ उसके एक हमारा कार्डियोलॉजी का फेलो था और साथ में वो था, उनके खिलाफ जो है ना कंप्लेंट कर दी कि जो है ना ये बंदा जो है ना हमने काउंसिल इसको भेजी थी, इन्होंने इसने काउंसिल नहीं देखी। ठीक है, अब सोचो दैट्स लाइक द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट इन योर लाइफ कि जो है ना अभी आपने मैच के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप पीडी ने आपका लेटर लिखना है, उसके खिलाफ उसके ऊपर कंप्लेंट कर दिया कि जो है ना इसने मेरी काउंसिल नहीं देखी। ठीक है, अब ऑब्वियसली दैट बिकेम अ थिंग कि उसके बाद जो है ना हमने वो करना पड़ा, आपको वापस ईमेल करनी पड़ी कि अच्छा यार हो गया सब कुछ हो गया। तो यू नो लाइक इस तरह की छोटी छोटी बातें होती हैं और आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हो कि आपका देसी भाई जो है ना वो आपके साथ ये करेगा। तो लेकिन यू नो इवेंचुअली यू नो क्योंकि आई थिंक इफ यू आर कमिटेड, इफ यू डन द वर्क, अमेरिका में यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी जो है ना इज अ गुड यूनिवर्सिटी, बट इट्स नॉट रियली यू नो आईवी डी या कुछ और नहीं है जिसके अंदर सारे गोरे या कुछ और आना चाह रहे हो। So I think it was easy for me to match because of that too. क्योंकि I think I was already there, I was a decent resident, मैंने research भी की हुई थी, तो उसकी वजह से I ended up matching over there. सही। तो मुझे ये बताओ कि in your experience looking back, what helped you the most to get into the residency? Into the residency, US Emily course, residency में क्या होता है? अब उस टाइम के वजह हमारा ज़माना थोड़ा डिफरेंट था कि उस ज़माने में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी इसकी क्लिनिकल एक्सपीरियंस की, रिसर्च की, क्योंकि जो मेरे साथ जो लोग अप्लाई कर रहे होते थे उनका जो है ना कोई खास कोई रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं होता था, कोई लेटेस्ट नहीं होते, खास इंटरनल मेडिसिन के अंदर। तो मेन चीज वो आपके देख रहे होते थे कि आपके वो कैसे यूएसएमडी स्कोर कैसे है। दूसरा देखते हैं इंटरव्यू के ऊपर बैठ के जो है ना आप अंग्रेजी कैसे बोलते हैं, फिर आप सलाम दुआ कैसे करते हैं। आपने बस वो दांत निकाल की तरह वो स्माइल स्माइल कर दिया, साथ आपके स्कोर अच्छे हैं, तो इंटरनल मेडिसिन के अंदर wasn't that difficult. Obviously radiology is different, या फिर कोई आपने सर्जरी करनी है, then you have to commit those extra years for research और आपको वो सारा कुछ करना पड़ता है। Internal medicine was different at that time, अब थोड़ा सा different हो गया हुआ है। I think लोग अब थोड़ा सा different pathway adapt करते हैं। I'm not as in tune as you are कि जो ना सारे process के अंदर, नहीं, लेकिन वो पता क्या इसका, अब हाँ इसका गोइंग बैक आई वुड से कि मेरी फैमिली में अगर डॉक्टर्स तो बहुत 60-70 से मैच हो रहे हैं। आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ फिजिशियंस हु आर लकीली ऑल इन यूएस। तो जो 99 में लोग मैच होते थे ना, उनका ये था कि अगर आपने पास करनी है या डिसेंट स्कोर्स हैं तो आपको रेजिडेंसी मिल जाती थी। फिर आ गया कि जिस बंदे ने 90s में स्कोर लिया या 99 लिया उसकी 100% रेजिडेंसी हो जाती थी। फिर एक ट्रांजिशन टाइम पीरियड था जिसपे हम थे कि जिस बंदे ने इलेक्टिव्स भी किए ना उसको तो 100% मिल जाती थी रेजिडेंसी। इलेक्टिव्स होने चाहिए, आपके पास यूएस एलओआर होना चाहिए। फिर देन के टाइम पीरियड के भाई आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर क्योंकि हर कोई इलेक्टिव्स कर रहा है। फिर लोगों ने रिसर्च की तरफ भागना शुरू किया। तो अब आजकल मेरा ख्याल है हम उसी पाथवे में हैं कि आपके पास यूएस लेटर्स, रिसर्च, और अब एक नई चीज उन्होंने जो IMSEL डाली है, तो SEL इज वेरी इंपॉर्टेंट यू नो। तो सुल्तान ये बता यार कि व्हाट डू यू थिंक हेल्प यू द मोस्ट टू गेट इनटू द फेलोशिप? I think जो as an IMG, I think that's what I tell people right now as well कि आपके लिए किसी दूसरे प्रोग्राम में जाके making a good impression is difficult, क्योंकि
उसकी वजह ये होती है कि क्योंकि GI is competitive, right? So there's a lot of like internal candidates, American medical graduates, and everybody who's applying to the same program. So for them to choose you over an American medical graduate, जिसके बारे में उनको पता है कि इस बंदे के पास अल्फा कैपा बेटा है, अल्फा ओमेगा अल्फा है, जो भी है, इतनी ज़्यादा चीजें हैं जिसके with things that they can understand what they're talking about, जो चीजें हमारे पास नहीं होती. The only thing that you can offer is going to be your research, and maybe your USMLE scores. In general, GI fellowship and the USMLE scores are not as important. So it becomes very difficult to make a great impression on another program. खासकर जो comparable program होगा आपके अपने program से. So at the end of the day, your own program is going to be your best bet. अगर आप चाहते हो म्यो में जाने आपने you want to go to like a really big name program, तो उसके लिए you will have to go there and do something extra, which probably will mean doing another year of research. But for me, just to give you an example, okay, I actually did have some connections, so I did interview in Mayo as well for my fellowship. लेकिन like I can understand, वो कह रहे हैं यार हमारे पास 10 अमेरिकन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं जिनके पास जो है ना 5 रिसर्च पेपर्स हैं, कुछ और है. Why would we choose you over those people, right? So that's what they did, at the end उनके पास जो है ना वो बंदे available थे, so that's what they chose for their GI fellowship program. और मेरे पास जो बाकी प्रोग्राम्स हैं ना, they were comparable to Oklahoma University या Allegheny है या Houston है या बाकी सारे हैं. तो मैंने कहा था कि मैंने उन सारे प्रोग्राम को करना है, so then I would just stay in Oklahoma and do my fellowship over there. So your own program is always going to be your best bet, and the best way you can make good impression is कि जब आप उनके पास electives करते हो, कुछ करते हो, you work your ass off during that rotation. क्योंकि I did that, I had a good impression on my attendings. I think it just made the process easier for me कि उन्होंने they chose me over other people. मेरे साथ कोई 6 बंदे apply कर रहे थे GI fellowship से, so I was lucky कि उन्होंने choose कर दिया. सही. तो उसके बाद क्या किया फिर तुमने फेलोशिप के बाद? तो फेलोशिप के बाद मैं फेलोशिप एक तो ये फाइनेंशियली आप ड्रेन हो जाते हो पूरे 6 साल की ट्रेनिंग करने के बाद. लेकिन साथ उसकी ये था कि मेरी वाइफ अप्लाई कर रही थी रेजिडेंसी के लिए, तो वाज टाइम फॉर मी टू टेक अ ब्रेक, जो है ना वो ब्रेक लें ताकि वो अपनी ट्रेनिंग कर ले. तो मैंने जो है ना अपना पहले हार्टली वेवर किया so that I could get my green card. That happened pretty quickly, and within 6 months I got my green card. I was in Wisconsin at that time. उसके बाद my wife applied for residency, so she ended up matching the University at Buffalo. So within 1 year, I got my green card, moved out of Wisconsin, went to Buffalo. I think Buffalo was a good experience. जिंदगी में वही बात है ना, people, I mean, the fate takes you places where you never thought you will end up. जब मैंने अपनी residency के लिए apply किया, तो I interviewed in like 17 programs. तो उसके अंदर Oklahoma, like who thinks that Oklahoma, मैंने भी नाम ही नहीं सुना होता Oklahoma का. That's what I ended up. तो उसके बाद बफलो में I've never been to Buffalo in my life, even बल्कि इंटरव्यू उसका वर्चुअली हुआ था. तो मतलब she ended up matching in Buffalo and I was in Buffalo. तो I was not sure at that time कि मैंने जो है ना अब वो करनी है, academics करने हैं, private practice करने हैं, because in GI is very lucrative. तो in general जो हमारे सारे पाकिस्तानी भाई GI करते हैं सारे private practice में जाते हैं, which makes sense. लेकिन उसके बाद when I did academics over there, I think we never thought I would go to Buffalo and never thought I will work in the university. But I was there for 3 years, and that actually changed my whole perspective about what I wanted to do in the future. Because that was such a good experience working with the fellows, being in that faculty position. जहाँ पे उन्होंने they gave me a title as well of the co-PD of the GI fellowship program. So that was such a good experience that I knew that this is what I want to do in the future as well. So like fate takes you places, and then that is the best thing for you at that time, and you don't even realize that. तो उसके बाद जब मैं क्योंकि वो कर रहा था, I knew I wanted to do an advanced year, तो फिर मैंने उसके लिए apply किया. I was fortunate that I matched over here. उसके बाद I'll probably stay in academics at least for the next 10 years. जिसके अंदर I'll probably continue to work with the GI fellowship program. That's my goal. So how long were you the co-program director of GI fellowship at University of Buffalo? 3 years. So as soon as I started working over there, within like 3 months, they made me the co-program director. क्योंकि I think there was like वही बात है कि चांस की बात होती है. When I started, there was a big vacuum कि जो है ना उनका जो प्रोग्राम था, they needed somebody to take over all of the educational responsibilities. और क्योंकि मैं motivated था थोड़ा सा उस काम में, I think I was a bit inclined towards it. So I took over those responsibilities, और I think I did a decent job. So उसकी वजह से they just made me a co-program director over there. Interesting. तो if you और तुमने विस्कॉन्सिन कितना सा काम किया था? Wisconsin में 1 year. 1 year.
तो इंटरेस्टिंगली अगर तुम बफलो में ना जाते तो you wouldn't हाँ have picked academics long exactly term. क्योंकि अच्छा obviously there was a मतलब if I had not gone to Buffalo I would probably मतलब मुझे पता नहीं था ना कि what you like right तो मैंने अब वहां से निकलते हो एकदम 50,000 सैलरी से आप 700 पहुंच जाते हो कि यार ये क्या यार ये भी दुनिया है जिसमें इतना पैसा आपके पास आ रहा है जिसका आपको करने को कुछ नहीं मिलता आपको समझ नहीं आती जितना पैसा आपको साल में मिलता था वो एक महीने में मिल रहा है तो यू नो लाइक इट बिकम्स लाइक यार ये तो यही शायद यही जिंदगी है मतलब समझता उस टाइम के ऊपर के शायद जो है ना हम जो अपना वो सोचते थे ना जिस तरह मैं पहले बता रहा था तुम्हें पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे जब हमारा केयू में एडमिशन हुआ तो पहले दिन जाके हम मेडिकल स्कूल में सारे बच्चे बैठे हुए हैं तो कहते हैं कि जो प्रिंसिपल आता है आगे से आके कहता है कि यार तुम्हें पता है तुम्हारा क्या मकसद है डॉक्टर बनने का वो एक मतलब मुझसे उन्होंने खड़ा किया उन्होंने पूछा कि कौन आप में से क्या वो बॉयज में कौन सा टॉपर है उसने जो भी खड़ा कर मुझे खड़ा किया कि क्या मकसद है अब मैं वहां पे मैं कहा नहीं हमने ना दुनिया की खिदमत करनी है दुखी इंसानियत की हमने मरीजों को ठीक करना है तो उसने कहा कि दूसरी किसी और से पूछा उसने इंसान को जवाब दिया उसने कहा नहीं आज का कैंपोलियन कल का मिलियनेयर मैं कहा है यार ये क्या तुमने सोचा ही नहीं था कि हमारा मकसद ये है कि में आने का यहाँ पे डॉक्टर बनने का कि हमने कल को मिलियनेयर बनना है यू नो लाइक उस तरह के माइंडसेट से आप आते हो मतलब कि पाकिस्तान से कहीं से उठ के अमेरिका पहुंचते हो कि जी हम तो मिलियनेयर बनने आए भाई यहाँ पे तो वहां पे आके जब यू लाइक गेट इनटू दैट ट्रैक मतलब चलो यार हम तो मिलियनेयर बने ही बने ठीक है इतने पैसे मिल रहे हैं तो बंदे को लगता है मे बी दैट वाज द एंड या यही हमारा मकसद था अमेरिका में आने का यही था सब कुछ करना था तो लेकिन आई व्हेन आई कंपेयर दैट टू माय अदर जॉब या मैं यूनिवर्सिटी बफलो में काम किया एज अ फैकल्टी और सब कुछ मैं कहा यार यू नो व्हाट this is much better than becoming a millionaire you know like I was much more fun I felt much more satisfied at the end of my work day as compared to you know this working for you know like जाते हो स्कोप डाला निकाला और उसके बाद है ना बस वो एंड पे आके आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ गए यू नो वाज जस्ट नॉट अ फन एक्सपीरियंस 20 साल हो गए तो बात नहीं बोली है इसका मतलब बात दिल पे लगी थी बात बहुत दिल पे लगी थी मतलब वही बात आई वाज लाइक पुट ऑन द स्पॉट राइट यानी कि उस टाइम के ऊपर कि वहां पहली दफा गए हो फर्स्ट डे है उन्होंने पूछा कि था कि गर्ल्स का टॉपर कौन है आप कोई लड़की खड़ी होगी नाम जिसके याद उसके बाद जी इसे कहते बॉयज का टॉपर कौन है उस टाइम मेरा उस टाइम पे वो मेरिट पे था नंबर 1 बट दैट मींस तो मैं खड़ा हो गया जी पहली दफा किसी ने कोई बात पूछी जी इंपॉर्टेंट बंदा जान 10 साल की करा जो बड़े बड़े हो गए हमने दुखी इंसानियत की खिदमत करनी है मैंने तो यू नो लाइक दिस इज लाइक दिस अमेजिंग राइट कि आप किस तरह आपको ग्रूम किया जाता है क्या आपको एक वो दी जाती है एथिक्स या फिर गोल्स क्या सिखाए जाते हैं लाइफ में सही 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 तो बेसिकली तुमने सोचा कि यार जो तुम्हारा टाइम था यूनिवर्सिटी ऑफ बफलो में दैट रिफाइंड यू एंड यू रियलाइज्ड कि जो यू सीक pleasure and satisfaction in grooming others, helping others, right? और from what I understand तुमने काफी लोगों को उधर अपने साथ observerships भी करवाई हैं. Right. I think I think we talked about this I think last week too कि मैंने when I went through the whole process इसमें भी बताया I met good people I met bad people too कि एक मेरा सीनियर था उसको मैंने ईमेल की तो उसने मैंने कहा यार कि आपके प्रोग्राम में मैंने रेजिडेंसी के लिए अप्लाई किया हुआ है जरा थोड़ी मेहरबानी कर दे हमारे पे तो वो कहते हैं आई एम सॉरी हमारा प्रोग्राम जो है ना फॉरेन ग्रेजुएट्स को नहीं इंटरव्यू करता खुद में की तो वो फॉरेन ग्रेजुएट है जो कि उधर रेजिडेंसी कर रहा है और मुझे कह रहा है कि हमारा प्रोग्राम में फॉरेन ग्रेजुएट इंटरव्यूज नहीं करता ये उसका रिप्लाई था तो एनीवेज मतलब दिस इज द टाइप ऑफ पीपल यू मीट इन द ट्रेल एंड लाइक दैट्स फाइन यू नो लाइक जो ऑब्वियसली वो नहीं हेल्प करना चाहता था जो भी था तो लेकिन आई वांट टू बी द ऑपोजिट राइट मतलब मैं ये नहीं चाहता कि मैं बजाय इसके कि मैं ये कंप्लेंट करता हूँ इतने ज्यादा लोग ये हमारा प्रोसेस होता है बैठेंगे कि यार देखो हमारा ना कोई बंदा ना जीआई में मैच नहीं होता या फिर हमारे बंदे जो है ना उनको जीआई में कोई सपोर्ट नहीं मिलती और जो है ना दूसरे जो है ना इंडियंस बड़ा वो कर रहे होते हैं या फिर बाकी सारे बड़ा अच्छा सपोर्ट कर रहे होते हैं तो मैं तुम खुद करो ना फिर तुम खुद आओ एकेडमिक्स के अंदर यानी यू शुड बिकम द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड राइट तो बजाय इसके कि तुम्हें अगर ऑब्जर्वरशिप्स नहीं मिल रही या रिसर्च अपॉर्चुनिटीज अगर नहीं मिली थी व्हेन यू वर इन दैट ट्रैक तो मे बी यू कैन प्रोवाइड देम बैक टू द मैं जो था वहाँ पे जीआई में था तो वहाँ पे क्योंकि पेंडेमिक की वजह से पीपल वर नॉट बीइंग ऑफर्ड in-person electives so I started offering in-person electives जो कि वो एक behind the scene था कि सिर्फ मेरे क्लिनिक के अंदर लोग आ सकते थे तो वहाँ पे मैंने कोई 10 के करीब हमारे पास होंगे जो कि कई स्टूडेंट्स आए होंगे जो कि मेरे पास उन्होंने electives किए
obviously, I mean, this is all you can do, right? You can provide them research opportunities, you can provide them observership, you can provide them guidance. Aage, so, everybody has their own fate. I mean, they end up where what they're supposed to be, right? सही। तो 3 से 4 साल कितना सा बफलो में काम किया तुमने टोटल? मैं 3 साल का 3 साल। तो उसके बाद यू सेड कि मैंने एडवांस्ड हमेशा से करनी थी, तो तुमने एडवांस ट्रेनिंग शुरू कर दी। वाज इट डिफिकल्ट कि तुम अटेंडिंग हो, फेलोज को मेंटर कर रहे हो, को पीडी हो, और अब तुम एडवांस्ड फेलो बन गए हो, लोग तुम्हें रगड़ा दे रहे हैं? हाउ डिफिकल्ट इज टू मेक दैट सडन शिफ्ट? आई थिंक आपको मेंटली जो है ना, क्या कहते हैं, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, इट्स अ स्विच, राइट? कि आपने एक एक्सेप्ट करना है कि एक टाइम के ऊपर आप लोगों को बातें सिखा रहे हो, और दूसरे दिन उसे आप एक दिन स्विच करेगा, और उस दिन के अंदर जो है ना हर बंदा आपसे ऊपर है, और जो है ना आपने उसका सारा स्कट वर्क करना है। आई थिंक इन जनरल, आई थिंक बीइंग अ पाकिस्तानी वी आर यूज्ड टू इट, ये हम लोग पाकिस्तान के अंदर भी जो है हम एक कुत्तों की जिंदगी गुजार रहे होते हैं। एज अ जो स्टूडेंट होता है कुछ और होता है, लाइक बॉटम ऑफ द फूड चेन। तो आई थिंक हम लोग ना इन जनरल ना वी आर यूज्ड टू इट। हम किसी और मुल्क में आए हुए हैं, हम ये भी उनकी मेहरबानी है कि हमें जो है ना यहाँ पे बैठने देते हैं, वहाँ पे या पे काम करने देते हैं। लेकिन उसके साथ अगर आपको जो है ना साथ को सिखा भी रहे हैं, सब कुछ कर भी रहे हैं, लाइक उनकी मेहरबानी है, दे डोंट हैव टू डू इट, राइट? तो आई थिंक it's difficult, but it's not impossible as long as you're mentally able to make that switch. Okay, yeah, I'm the bottom of the food chain, whatever boss is saying is right. I think it works out. Yeah, in the past 10 years, unfortunately, there has been a very high rate of Pakistanis who have been fired from residency. और देसीज भी, मतलब बहुत ज़्यादा इंडियंस भी, बंगाली भी, बहुत लोगों को मैं जानता हूँ। एंड I think something changed. All of a sudden, there are people coming with 260s, 270s, and there are people who have a lot of research experience, and they feel entitled. और उनमें ये आता है, how dare you tell me that I'm wrong? Or I personally know a lot of people who have been fired from residency because of that attitude. Or they are not. I personally, मैंने again पिछले 10 साल में मैंने कम से कम 20 पीडी से बात की, और जो 2 बातें मुझे वो बताते हैं ना, नंबर 1 के जब वो when they are interviewing applicants, they're looking for these 2 things. Number 1, teachability. Is the fellow or resident teachable? उसको सिखा सकते हैं, या उसकी अपनी बड़ी वो आकड़ है, ईगो है कि नहीं भाई, I know everything, I have good scores, I know everything, you don't need, whatever you're telling me is not right, I can learn it on my own. दूसरा के ability to take feedback. These are 2 dying skills. I feel like कुछ लोग हैं जिनमें ये innate skills हैं, लेकिन एक dying skills हैं कि कुछ लोगों को आप negative feedback देते हुए डरते हो कि आपका सर ही ना फाड़ दे। ठीक है, I think जिसका एक वही, I think the biggest problem is कि हमारा जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है ना, वो फॉर एंट्रेंस इनटू मेडिकल स्कूल, वो क्या है? बंदा जो कि जिसका 250 स्कोर है किसी चीज के अंदर, उसका कट ऑफ जो है 250 है, 250 वाला बंदा अच्छा है, 245 वाला जो है ना वो बुरा है, वो वहां पे नहीं आ सकता। तो सिर्फ एक क्राइटेरिया होता है मेडिकल स्कूल में एंट्री का, वो ये तो वो है कि सिर्फ स्कोर क्या होगा आपका नंबर। दैट डज नॉट टेल यू अबाउट एनीथिंग एल्स, कि आपके बंदे के वो जो है ना फीडबैक को कैसे लेता है, उसका ओवरऑल एटीट्यूड इन लाइफ कैसा है, वो सब कुछ कैसा है। तो सिर्फ एक ही जब क्राइटेरिया होता है ना, उसके बाद when you go through the whole process, सपोज करो आपके पास 5 गोल्ड मेडल हैं, कुछ होते हैं, मेरे पास कोई गोल्ड मेडल नहीं था, मेरे पास कोई गोल्ड मेडल नहीं था, लेकिन वी आर डूइंग मच बेटर देन गोल्ड मेडलिस्ट जो कि हमारे कॉलेज से निकले। गोल्ड मेडल लेके बाद में उनके अमेरिका में मैच नहीं हो रहे, कुछ और नहीं हो रहे, क्योंकि जो है ना दे थिंक जो है ना दिस इज एवरीथिंग। स्कोर में 260 स्कोर ऐसा ना तेरा सीएस में अटेम्प्ट होगी, बट देन you're matched into radiology at the end. तो दैट डज नॉट मीन एनीथिंग कि जो है ना अमेरिका में जो एंट्रेंस प्रोसेस सब कुछ है, दैट इज ओनली अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, इट्स नॉट द होल थिंग। और इसी वजह से फॉरेन ग्रेजुएट्स को आई थिंक दे आर एट अ डिसएडवांटेज, क्योंकि द ओनली थिंग दे कैन सी इज देयर स्कोर। वहां पे उस तरह का मेडिकल स्कूल का ट्रांसक्रिप्ट इज नॉट अ रियल ट्रांसक्रिप्ट। हमारा जो होता है, हमारा कोई अल्फा ओमेगा अल्फा नहीं होता, हमारी कोई पहले स्क्रीनिंग नहीं हुई होती। इस वजह से एक लॉटरी है कि 250 वाला बंदा उन्होंने उठा लिया है, तो 250 वाला बंदा काम भी करेगा कि नहीं करेगा, या सिर्फ वो इसी बात पे चौधरी बना रहेगा कि मेरे ना 250 नंबर है। तो आई थिंक गेटिंग इनटू दैट माइंडसेट, आई थिंक हमारे जमाने में फॉर सम रीजन आई थिंक लोग जो ना थोड़े ज्यादा थे, सर जी जो तुम कहते हो सही कहते हो, वही एटीट्यूड आपको चाहिए कि सुबह के 7 बजे बुलाया हुआ है तो आप 6:30 बजे पहुंचे होगे, और उसके बाद जाने का टाइम अगर 4 बजे है तो आप 5 बजे तक वहां पे बैठे होगे। दिस इज व्हाट दे नीड। और वो अगर आपको कहते हैं कि 10 बंदों के 10 फॉलिक एसिड डालने हैं, तो आपने 10 फॉलिक एसिड डाल के निकलना है। ये नहीं करना चाहिए यार 5 डाल दिए मैंने, वो भी और डाल देगा बंदा। तो चाहे आप जितना मर्जी स्कोर हो, नोबडी केयर्स अबाउट दैट। सही सही। तो मुझे ये बताओ, एज एन आईएमजी, डिड यू फील देयर वर एनी लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज और एनी स्पेशल चैलेंजेस दैट यू हैड टू फेस? I mean, of course, I think वही बात है, फिर वही माइंडसेट की बात है।
I think first of all you have to accept the fact कि अगर एक अमेरिकन ग्रेजुएट है या फिर इवन एक ABCD भी बंदा है जो कि जो है ना is applying for the same position, they will be at an advantage as compared to you. So you have to work twice as hard. Meaning मेरे साथ में जब मैं apply कर रहा था GI fellowship के लिए, there were people my class who were American graduates, same med school, same residency program, right? So if I'm applying for the same position, I have to be twice as good as them to match into the same spot. And I'm okay with that, you know, like they deserve it. मेरे बच्चे कल को अमेरिका में एक मेडिकल स्कूल में जाते हैं, they go do like 4 years of college और मेडिकल स्कूल करते हैं. सपोज कर लो कि मैं बॉस्टन में हूँ, मेरे बच्चे बॉस्टन कॉलेज में पढ़ते हैं जिसमें मैं $2 लाख फीस देता हूँ उसकी, तो उसके बाद किसी भी मेडिकल रेजिडेंसी बेस्ट रिजल्ट से करते हैं, and then they end up like going through the whole process, paying so much money. और अगर उनके एक भी रिसर्च पेपर है और अगर एक फॉरेन मदर जो पाकिस्तान से उठ के आया हुआ है उसके भी एक रिसर्च पेपर है, ऑफ कोर्स आई मीन मेरे बच्चे का ज्यादा हक बनता है क्योंकि दे हैव गॉन थ्रू द होल प्रोसेस. लाइक व्हाई वुड दैट पर्सन बी द सेम वे? तो उस बंदे ने अगर मैच करना है उसको 4 रिसर्च पेपर पब्लिश करने पड़ेंगे, ठीक है, एंड व्हिच इज ओके. आई मीन आई एम ओके विद दैट. आई थिंक दिस इज what I need to do as well. So I have like no grudges, nothing against it. I think I have to be much better than them to get into the same spot, and it is okay, in my opinion. वो जो लोग बात करते हैं ना, they feel like very like उनको लगता है कि जो entitled के जो ना कि हम लोग आ गए हैं. अच्छा, एक मेरे साथ जो अमेरिकन है उसका तो 230 स्कोर था, वो कैसे मैच हो गया, मेरा तो 250 स्कोर था. You know, like it's okay, you know, like that's their, अपने मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, और कौन सा ऐसा मुल्क है जो कि आपको बाहर से लोगों को आने देता है इस तरह से. ऑस्ट्रेलिया में जाओ, मेरे वहाँ पे क्लास फेलोज हैं जो कि प्राइमरी केयर की जॉब करते हैं, डजंट मैटर हाउ स्मार्ट दे आर, जो भी स्कोर है वो प्राइमरी केयर से बाहर नहीं निकल सकते. दैट्स ऑल दे कैन डू, ठीक है, चाहे जितनी बड़ी कोशिश कर लें. और सब जो यूके या बाकी सारे प्रोसेस हैं, देयर नो कंपैरिजन. तो आई थिंक ये अमेरिका ही है जहाँ पे if I want to, of course I'll have to work twice or thrice as hard, but I mean I can still do whatever I want to do. सुल्तान यार, ये बता, भाभी डॉक्टर हैं, तो do you feel as a couple you had any special challenges कि दोनों physicians थे, तो बच्चों को संभालना, बच्चों को देखना, दोनों की ट्रेनिंग रेजिडेंसी की, उस सारी को मैनेज करना, how was that? कहते हैं कि एक कामयाब शादी का राज अभी तक राज ही है. तो आई थिंक इसका कोई फॉर्मूला या कुछ और नहीं है कि आप कहोगे अच्छा यार ये वाला फॉर्मूला फॉलो कर लो ना तो आपकी शादी भी अच्छी चलेगी, आपकी जनरल लाइफ भी सब कुछ सेट होगी, सब कुछ और होगा. I think it's all about expectations के I think जो मैंने younger couples को देखता हूँ जो कि of course I mean I've met some people जिनके they've had some struggles recently. So in general जो I think it's all about कि जो है ना आप पाकिस्तान में you're in a very controlled environment जिसमें जो है ना पेरेंट्स होते हैं, सपोर्ट होती है, लड़की के पेरेंट्स होते हैं, छोटे चाचे मामे ताए वगैरह सब कुछ होते हैं, and everybody is in general you know like playing some negative role, some positive role, जिसमें जो ना eventually things balance out. तो जब when you come to the US यानी कि आप हर चीज it's all on you, you have to make things happen. जैसे मैं अपनी बात करूंगा, मैं अब मैं अमेरिका पहली दफा आप आए हो, ठीक है, you have like zero support. आप उससे पहले you're in a very controlled environment जिसके अंदर जो है ना सब कुछ आपके पेरेंट्स वगैरह सब कुछ आपका मैनेज कर रहे होते हैं. Now you have to manage everything. तो उस टाइम के ऊपर ना थिंग्स कैन बिकम वेरी डिफिकल्ट कि जो है ना आपने चाहे कैसे मैनेज करना है. मैंने मेरी क्या कहते हैं, घर में रोटी कौन पकाएगा, घर में बर्तन कौन धोएगा, घर में वो सब कुछ करेगा. अब उसके बाद अगर आप वो ट्रेडिशनल रोल्स के ऊपर रहते हो कि अच्छा यार पाकिस्तान में तो लड़कियां सारे बर्तन धोती थी, लड़कियां सारी सफाई करती थी, तो यहाँ पे भी वही होगा, तो उस तरह आपका काम नहीं चलेगा. यहाँ पे एक डिफरेंट, यहाँ पे ना तो आपके घर पे नौकर है, ना आपके बाहर कोई गार्डनर है, ना आपके पास कुछ और है. तो आपको हर चीज को बैलेंस आउट करके डिवाइड करके उस तरह करनी पड़ती है. और अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस को अपनी उसी लेवल के ऊपर रखोगे यार कि नहीं मैं जो ना चौधरी हूँ घर का, मैं जो ना जब घर से थका रहा वापस आया हूँ, अब कोई और बंदा आके जो है ना मेरे आके वो टांगे भी दबाएगा, मेरे लिए जो है ना आके खाना भी सेट करके प्लेट में रखेगा कि सुल्तान साहब आपको लिए कुछ और चाहिए, तो उसमें काम नहीं चलेगा आपका. तो आई थिंक आप इस माइंड को स्विच करना कि एक तरफ आप अमेरिका में आ गए हो, यहाँ पे कपल की जो डिवीजन ऑफ एक्टिविटीज है या कुछ और है, इट्स वेरी डिफरेंट एज कम्पेयर टू व्हाट इट वाज इन पाकिस्तान. इसको एक्सेप्ट करना और उसके साथ लेके आगे चलना, आई थिंक दिस इज द वे टू गो. And even with that, you know, like even despite doing whatever you would do, you will still face challenges. तो और उसके बाद उससे ये भी है कि वही बात आ जाती है कि आपके पास जो कुछ है ना, दिस इज द बेस्ट फॉर यू, और इससे बेहतर कुछ नहीं है. आगे जो है ना आगे भी इससे बुरा ही होगा कुछ ना कुछ. तो
उसको एक्सेप्ट करना, चीजों को डिवाइड करना, आई थिंक दोस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू। उसके बाद अगले बंदे को अंडरस्टैंड करना कि लाइक व्हाट देयर goals are in life, right? हम लोगों के goals in life will never align completely. हो सकता है कि आपका goal in life हो कि अच्छा मेरा हो कि मैं दुनिया में सबसे अच्छा जो है ना मैंने gastroenterologist बनना है, हो सकता है कि goal in life कोई different हो कि maybe they don't want to do anything, maybe they want to become a physician too. तो आपका रोल क्या है कि आप उस एक सपोर्टिव रोल में रहोगे, अच्छा भाई तुम्हें उसके लिए मैं कैसे हेल्प आउट कर सकता हूँ और जो है मैं क्या क्या कर सकता हूँ कि जिसकी वजह से आप अपने गोल्स को अचीव कर सको। और उसके लिए हो सकता है कि आपको अपना सेक्रीफाइस करना पड़े, जिस तरह यानी कि like for me to move to Buffalo to a lower salary या कुछ और like for me उस टाइम मुझे लगता था यार मैं अपनी सैलरी कट लेके क्यों आऊँ मैं यहाँ पे, लेकिन that was the best thing for her, so that is the best thing for me. And it turned out to be a blessing in disguise for you as well, right? It redefined your focus in life. Yeah. बिल्कुल like आप सोचते नहीं हो, but that actually worked out really well in my favor. Yeah. ठीक है, तो ये बता मतलब कि हाउ डिड यू गाइस डिसाइड कि अच्छा पहले रेजिडेंसी कौन करेगा, मैं कर लेती हूँ, भाभी वेट करेंगी, या वो सारा प्रोसेस, डिड यू गाइस सिट टुगेदर एंड प्लान इट दैट वे, और हाउ डिड दैट वर्क आउट? I think for us we were a little bit lucky, I guess, that things just worked out that way क्योंकि मैंने already USMLE के एग्जाम्स जो है ना कर लिए हुए थे, तो उस टाइम पे हमारा एक बेबी हो गया हुआ था, तो नेचुरली जो है ना और साबा हैड टू टेक अ ब्रेक क्योंकि उस टाइम पे उसकी बच्चा भी हुआ है, लेट्स फोकस ऑन द बेबी। तो उसका फोकस उस टाइम पे बहुत डिफरेंट था, शी वाजंट इवन श्योर एट दैट टाइम कि शी वांट्स टू डू अ रेजिडेंसी, सो शी वाज लाइक स्टिल थिंकिंग अच्छा मैं एमपीएच कर लेती हूँ या कुछ और कर लेती हूँ। So she took like 2 or 3 years just to decide what she wanted to do. उसके बाद then she made that decision अच्छा मैंने USMLE करना है, तो उस टाइम पे I was in GI fellowship, तो मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है और तुमने करनी है, तो then हमने फिर बच्चों को अपने डे केयर में डाला, अपना जो है ना उसको गाड़ी लेके दी, जो भी इसका साथ जो भी रिक्वायरमेंट्स थी उसकी वो की, ताकि then she could like study for exams and everything. So it was a process, like it was not done in one day, it was like a 3 or 4 year process जिसमें जो है ना बच्चे डे केयर जा रहे थे, उसके बाद जो है ना she was going to the library doing everything and I had to take up more responsibilities than what I was taking up before. यानी घर पे अगर बच्चों का शाम को कहीं पे लेके जाना है या फिर घर पे कोई बर्तनों की सफाई है कुछ हो रहा है, I had to do more of that. That's fine, like this is how life is. सही I generally tell this to people कि यार जो फिजिशियन कपल होते हैं ना, फिजिशियन अमेरिका में बनना एक उसका अपने बहुत स्ट्रेसर्स होते हैं, रेजिडेंसी मिलेगी नहीं मिलेगी, रेजिडेंसी का स्ट्रेस, फेलोशिप का स्ट्रेस है वो, और जब दोनों फिजिशियंस जो ट्रेनिंग से गुजरे स्पेशली आफ्टर मैरिज, तो दैट इज डबल द स्ट्रेस, बट इट्स आल्सो आपका रिलेशनशिप शायद ज्यादा स्ट्रांग होता है बिकॉज यू अंडरगो द स्ट्रेस टुगेदर। However, मेरा क्वेश्चन ये है, I think you partly answered that कि भाई any family challenges as a physician couple के बच्चों को देखना है ये वो, and especially जब दोनों को काम करना होता है, तो मतलब did you guys hire a nanny or did you rely solely on daycare? Did you hire any help? How did you take care of all that? हमने सब कुछ किया, हमने डे केयर भी किया, हमने नैनी भी की और हमने पेरेंट्स को भी बुलाया, एंड भी आके बेस्ट चीज यही थी कि जो पेरेंट्स है ना दैट्स द इजीएस्ट वे टू गो, कि उसके बाद आपका ना एक हेडेक खत्म हो जाता है कि बच्चों का, क्योंकि फिर आपके बाद यू कैन फुली लाइक डंप द किड्स ऑन देम एंड यू कैन डू योर ओन थिंग। तो वी वर लकी कि मेरे पेरेंट्स के पास भी वीजा था और साबा के पेरेंट्स के पास भी वीजा था, सो दे वर एक्चुअली टेकिंग टर्म्स इन हर रेजिडेंसी के, वो आ रहे थे 4-4 महीने गुजार रहे थे। I'm sure कि most people don't have that luxury कि जो है उनके पेरेंट्स के पास वीजा नहीं होते या फिर जो है वो पेरेंट्स आ नहीं सकते for one reason or another. तो लेकिन I think at the end of the day things can always work out. अमेरिका में you're not the only working couple, right? Everybody's a working couple in the US. So they all make things work, and the way they make things work is कि यहाँ पे आपको डे केयर भी हैं, आपके पास नैनीज भी हैं, you can choose one of many options. लेकिन you will still have to take more responsibility. यानी कि अगर जो है ना एक बंदा, अगर दोनों एक ही टाइम के ऊपर रेजिडेंसी प्रोग्राम में, ऑफ कोर्स हमें आप दोनों को बहुत ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी लेनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू ये कि अगर आप में से एक बंदा अटेंडिंग है। जिस तरह वी वर लकी क्योंकि जो है मैं अटेंडिंग था तो उस टाइम पे वो ट्रेनिंग में थी, तो आई हैड सो मच टाइम कि आई कुड स्पेंड मोर टाइम विद द किड्स एंड हेल्प आउट विद ऑल ऑफ दीस स्मॉल थिंग्स। और जब मैं ट्रेनिंग में था तो उस टाइम पे शी वाज नॉट डूइंग ऑल ऑफ दोस थिंग्स, सो शी कुड टेक अप मोर ऑफ दोस रिस्पांसिबिलिटीज। तो आई थिंक अपने बारियां लेके कर लो और जो है ना चीजों को डिवाइड कर लो, दिस इज द ओनली वे टू गो, और दिस इज वही और माइंडसेट से निकलना, आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट डिफिकल्टी कि जो है ना कि मैं वो पाकिस्तानी जो माइंडसेट होता है ना कि अच्छा यार कि मैं जो है ना गोदरी हूँ घर का और जो है ना मैं जो है ना बस सुकून करना है, फिर बाकी सारे काम ना खुद ही हो जाएंगे। आई थिंक उस माइंडसेट से निकलना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। तो आपने ये बताया यार कि इतने मुश्किल काम, स्टेप्स दिए, फिर
P1 B2 वीजा अटक गया, साल उसका वेट किया, अनपेड हाउस जॉब की, जो आपके जूनियर्स लोग थे वो आपके सीनियर बने, आपको ऑर्डर्स दे रहे हैं, इलेक्टिव्स इतने स्ट्रेसफुल थे, फिर रेजिडेंसी की, 1 साल बाद आपका फिर वीजा अड़ गया, तुम्हें जाके कनाडा में रहना पड़ा अनपेड, वो एक इतने स्ट्रेस था। फिर जीआई फेलोशिप की, विस्कॉन्सिन में 1 साल काम किया, ग्रीन कार्ड लिया, वेवर पूरा किया, फिर 3 साल इधर बॉस्टन में आए हो, अभी एडवांस्ड कर रहे हो, यू ग्रेजुएटेड इन, यू स्टार्टेड मेडिसिन इन 2003 विद मी, यू ग्रेजुएटेड इन 2009, 2022 आ गया, 2023 आने वाला है। डू यू थिंक इट वाज ऑल वर्थ इट एट द एंड? Well, of course, I mean, everything was worth it. यानी जब मैं कल वो बैठा हुआ ना बाहर, ये सोच रहा था कि मैंने कहा यार, ये मैं जिंदगी में जो कुछ ड्रीम किया था, यानी कि अगर आप सोचते हो कि पाकिस्तान में बैठे हो तो यार हार्वर्ड मेडिकल स्कूल यार, कि क्या यानी कि लाइक वो बड़ा एक हवा होता है अमेरिका में आना या कुछ और करना, यू नो, लाइक आई एम हियर नाउ, राइट? तो ऑब्वियसली मतलब कि जो आई थिंक आफ्टर गोइंग ऑल थ्रू ऑल ऑफ दिस एंड एवरीथिंग, ऑल द स्ट्रगल्स एंड एवरीथिंग, आई थिंक एवरीथिंग इज वर्थ इट नाउ, बिकॉज this is the best that I could have done in my life. So I've already achieved all of that. Obviously, I mean, there are struggles along the way. और उसके बाद you need the support of your family, your wife, your kids, and everybody. लेकिन ये कि things worked out. You know, I'm here now. So I think it definitely was worth it. So why even train in US? दोबारा think क्या कह रहे हैं? Why even train in US? US आके ट्रेनिंग कर, पाकिस्तान भी रह सकते हो आप, इंग्लैंड भी जा सकते हो, ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हो, you can do great things in your, why even consider US? एंड पे आके फिर बात वही आ जाती है कि जब हम लोग जो है ना सारे प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं ना, यू वांट टू बी इन द बेस्ट प्लेस, यू नो, व्हाटएवर दैट मींस। सो यू आप उस टाइम पे जो है ना, जब आप क्यों केई में क्यों आए, लाइक व्हाई डिड यू, व्हेन यू कुड हैव स्टेड इन पिंडी, बस मैं पिंडी में था व्हेन आई वाज अप्लाइंग फॉर मेडिकल स्कूल, राइट? आई कुड हैव स्टेड इन पिंडी, लाइक व्हाई डिड आई गो टू केई? मैं तो कभी जिंदगी में केई नहीं गया था, क्योंकि दैट वाज द बेस्ट प्लेस टू गो। यू नो, देयर इज अ गुड रीजन फॉर दैट। जब आप जाते हो तो आपको एहसास होता है कि अच्छा, यू नो व्हाट आई मीन, इसके पास एलुमनाई है, सब कुछ है, तो दिस लाइक अ गुड पाथवे फॉर सक्सेस। उसके बाद से आपने कहाँ पे जाना है यार, पूरी दुनिया में अमेरिका है, अमेरिका बेस्ट है, तो आपने अमेरिका जाना है। तो यू डोंट इवन हैव टू थिंक अबाउट दोस थिंग्स कि अच्छा अमेरिका चलेगा, अमेरिका में आके अब कहाँ पे जाना है, इवेंचुअली आके बंदा कहता है अच्छा आपको रेजिडेंसी प्रोग्राम में चले जाओगे, उसकी वजह से आपकी तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वगैरह वो सब कुछ है ही है। उसके बाद जो है ना आपका एक नेशनल लेवल के ऊपर भी इट्स लाइक अ रियली गुड थिंग टू, क्योंकि जो है ना आप हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में हो, तो उसकी वजह से यू कैन यूज दैट डिग्री टू promote yourself in academics, in practice, or whatever you want to do. So I think for me, my path was somewhat simpler. I was just choosing the best options, and things worked out for me at the end. सही। तो मुझे ये बताओ, कब आए थे अमेरिका? 2012 में? 2012 में, हाँ। 2012 में, राइट? तो 2022 हो गए, 10 साल हो गए पाकिस्तान छोड़े। डू यू फील होम सिक? पाकिस्तान की याद आती है? भैया यही होम है हमारा अब ऑफ कोर्स जब आप वापस जाते हैं ना, तो आप तो, मैं जैसे लास्ट ईयर पाकिस्तान गया वापस में, तो बंदा सोचते हैं यार ये तो हमारा घर नहीं रहा, अब तो अमेरिका ही हमारा घर है, क्योंकि गेट यूज्ड टू दिस न्यू लाइफ, राइट? आपको लगता है कि यही शायद नॉर्मल है कि एक साफ सुथरी सड़क हो, ऊपर देना मौसम भी कम, हर जगह पे एसी लगे हो, सब कुछ हो। अब वहां पे जाके मुझे लगता है कि यार आसमान नजर नहीं आ रहा, ऊपर वो सब कुछ हो नहीं रहा। तो आई थिंक आप एक दफा जहाँ पे अपना ज्यादा टाइम गुजार लेते हो, जहाँ पे आपकी फैमिली है, जहाँ पे आपने घर लिया हुआ है, this is your home now, you know, like Pakistan is where we were, and of course हमारी एक affiliation है, we want to give back and everything, लेकिन you know, this is our new home now. तो पाकिस्तान में अगर कुछ याद आता है तो सबसे ज्यादा क्या याद आता है? I think college life मुझे याद आती है। I think जो केई के अंदर थी ना हमारे वो 5 years थे, they were really fun. I think वो जो आज़ादी थी, वो जो हमारे पास टाइम था कि 3 महीने की छुट्टी है at the end of your first year में, किया भी कुछ नहीं है आपने, लेकिन उसके बाद 3 महीने की छुट्टी आ गई है। तो वो जो टाइम था ना, वो जो फ्रीडम थी, आई थिंक सबसे ज़्यादा मुझे याद आती है, क्योंकि you will never get that time again। जब आप अपनी जॉब, आपकी प्रैक्टिस शुरू हो गई है, तब 2-2 हफ्ते, 4-4 हफ्ते छुट्टी पूरे साल के अंदर, you know, that is nothing। तो क्या करते थे उस टाइम में? किसमें? छुट्टियों में? जब फ्री, हाँ, क्या मौजे मारते थे? गेम्स दोस्तों के साथ चले जाते हो कहीं पे आप सैनिक करने के लिए अपने, या फिर वैसे ही मतलब कि अपने कजन के पास चले जाते हो कहीं पे मिलने के लिए, you know, there was just a freedom, you can do what you want। तो सॉरी यार, मेरे इधर बारिश हो रही है काफी तेज, तो थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज होगी। तो मूविंग ऑन क्विकली, व्हाट हेल्प्ड यू द मोस्ट इन योर एंटायर जर्नी पिछले 10 साल का? हाउ डू यू थिंक व्हाट हेल्प्ड यू द मोस्ट
so that you're like, why are you so successful? Abhi advanced kar rahe ho, GI or co-PD rahe ho, pure mashallah you achieved a lot in so many other ways. What do you think helped you the most in your overall journey? I think helping others helped me the most. You know, जब मुझे याद है जब मैं अप्लाई कर रहा था ना अपने लेक्चर्स के लिए, उस टाइम पे हमारे एक सीनियर होते थे, नाम भूल गया मुझे उनका. एनीवेज मैं लेक्चर्स के लिए अप्लाई कर रहा था, तो मैंने डिफरेंट जगहों पे अप्लाई कर रहा था. मुझे ना कोई बता नहीं रहा था कि यार कि कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, कहाँ पे नहीं अप्लाई करना चाहिए. तो उस टाइम पे वो एक मेरा सीनियर था, वो कहता है यार कि सबको छोड़ तू, मैं तुझे बताता हूँ कि मैंने कहाँ पे अप्लाई किया था और कहाँ पे जो है ना इलेक्टिव मिलते हैं, कहाँ पे नहीं मिलते. तो उसने कहा था तुझे मैं एक ही बात बता रहा हूँ मैं, कि जो है ना अगर तूने कामयाब होना है ना, तू जो बातें तुझे पता चलती है ना, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, फौरन हर बंदे में डिस्ट्रीब्यूट कर दे और जन लोगों को हेल्प आउट कर. जब लोगों को हेल्प आउट करेगा ना तो तेरा अपना काम आगे से ठीक हो जाएगा. व्हिच वाज लाइक सच अ लाइक थिंग व्हिच लाइक स्टक विद मी फॉर द रेस्ट ऑफ माय करियर. कि मुझे अगर कोई कहीं से इंटरव्यू आ रहा है या फिर मैं किसी को ईमेल करता हूँ, मुझे आगे से रिप्लाई आता था ईमेल का ना, मैं फौरन हर एक को बताता था. मैं कहता था यार यहाँ पे मैंने रिप्लाई किया था, तू भी यहाँ पे अप्लाई कर दे, क्योंकि ना मुझे वहां से रिप्लाई आ गया. तो व्हिच इज weirdest thing is कि चाहे उसका काम हो ना हो, मेरा काम हो जाता था. So I think this is what I continued in my बड़ी like खूबसूरत बात residency, है. my fellow. देखो मैंने एसपीडब्ल्यूएस में ये चीज देखी थी बड़ी, कि एसपीडब्ल्यूएस में जब मैं 4th ईयर में था ना, एंड आई वाज जेन्युइनली ट्राइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ पुअर पीपल. एसपीडब्ल्यूएस फॉर दोज हु डोंट नो, स्टूडेंट पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी. तो आई लर्न दैट फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल कि आप जब दूसरों की हेल्प करते हो को खास तौर पे खुदा से मदद आती है और थिंग्स गो इजी ऑन यू इन फ्यूचर. तो यू आर राइट, एंड आई विश कि आजकल कैंडिडेट्स जो हैं दे प्रैक्टिस दैट. अच्छा, was there anything do you think that hindered you in your journey in past 10 years? I think एक point of like जब आप मतलब when you're going through a difficult time ना, उस टाइम के ऊपर जो है ना आपको you start thinking अच्छा यार ये किसी बंदे ने जो है ना मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इस वजह से जो है ना मैं यहाँ पे हो गया हूँ, या फिर जो है ना you start blaming other people when you're going through a difficult time, which actually I think at the end of the day it is just a negative thought जो कि जो है ना आपके आपके experiences को या फिर आपकी सारी चीजों को खराब करती है. लेकिन आई थिंक जस्ट गेटिंग आउट ऑफ दैट माइंडसेट इज प्रॉब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. जैसे हम सपोज कर लो कि मैं फेलोशिप में अप्लाई कर रहा होता, मेरा वहां पे मैच ना हो रहा होता या कुछ और होता, इफ आई गोइंग थ्रू दैट, मैं कहता यार वो बंदा था ना जिसने जो है ना मेरा वो काम खराब किया था. आई थिंक दैट नेगेटिव माइंडसेट जो है ना व्हेन यू स्टार्ट लाइक ब्लेमिंग अदर्स फॉर योर प्रॉब्लम्स, दैट हिंडर्स यू द मोस्ट. एंड आई ऑफ कोर्स आई मीन आई हैव टू गेट ओवर इट, यानी कि मैं कहीं पे फंसा हूं या कुछ और होऊंगा, तो आई स्टार्टिंग अच्छी आते हैं तो मैंने ये क्यों किया, मुझे चाहिए था मैं ना पहले वो कर लेता तो मैं ठीक हो जाता. Just trying to like change your past is probably the biggest hindrance that you can have in your success. So trying to get over the fact कि जो हो गया ना वो तो हो गया है. Just moving forward कि अच्छा यार अब जहाँ पे मैं हूँ यहाँ से आगे मैं क्या कर सकता हूँ. तो सही. So owning your shortcomings, your mistakes, your liabilities, जो भी है कि rather than saying कि भाई ये दूसरे की गलती है, मेरे इसमें कुछ लेना देना नहीं. ठीक है. तो पिछले 10-15 सालों में what's been the biggest high, biggest happiness of your life? I think there's been a lot of highs. I think अगर मैं recently सोचूं, obviously matching in Boston was a big thing. Something went wrong. जो recently मैं जब अपनी जो recently मैं सोच रहा हूँ मैं जब मैं अपनी वहाँ से बफलो को छोड़ के आ रहा था, तो उस टाइम के ऊपर ना फेलोज ने ना मेरे लिए एक ना वीडियो बनाई हुई थी कि अच्छा डॉक्टर सुल्तान महमूद इज लीविंग. तो उन्होंने सबने मेरे लिए वीडियो बनाई हुई थी, इसमें जो ना दे वर लाइक सेइंग थिंग्स अबाउट मी, अच्छा इतना बड़ा अच्छा पढ़ाता था, जो भी करता था. तो those are the things which I think, you know what I mean, everything was worth it. कि मैंने जो इनके साथ टाइम गुजारा था, I was putting in the effort for the education or whatever, so it was all worth it. That was like much more satisfying than, you know, like getting a big paycheck or doing procedures or whatever. You know, I think the feedback that you get from your students or from the people that you have helped out, I think वो सबसे ज़्यादा satisfying experience होता है. And on the contrary, what's been the biggest low of your life, and how did you overcome that? जैसा मैं बता रहा था कि जिस टाइम के ऊपर आपको लगता है कि everything was not worth it, वो था कि एक तो टाइम था जब मैं कनाडा में फंसा हुआ था. I think that was like when I think about it, I mean that was the most कहते हैं कि low point था मेरी जो in general जो मेरे career का, जिसके अंदर आपका you're there for a month, आपने एक साल already invest कर दिया हुआ है अपनी residency के अंदर, and I could have gone back to zero अगर मेरा वहाँ पे वीजा ना आता तो. So I think that was a very low point and a very कहते हैं कि depressing एक experience था मेरी life का. लेकिन I was lucky, you know, that we made it out of there. सही.
do you feel, knowing all that you know now, do you feel happy or lucky that you didn't go into surgery? Yeah, I mean, मेरा I think you know that everybody has their own personality. मेरी personality ये है कि काम दिन के टाइम पे जितना काम कर सकते करो, लेकिन 5 जब बज जाते हैं ना तो आपको घर पे होना चाहिए और उसके बाद जो है ना अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए. जो लाइफ है ना it's not all about work, right? I mean, you want to spend time with your kids, you want to go out and exercise. I play tennis, मैं tennis अपने खेलता हूँ, मैं हर रोज खेलना चाहता हूँ, मैं टाइम मिल जाए मुझे तो. So if I don't do that ना, then it's not worth it. Work is not my life, you know, like वो उसको it's an enjoyable experience for its own thing, लेकिन ये है कि I still want to come home, I want my sleep at night. मैंने अपने Game of Thrones के सारे seasons पे up to date रहना है, मैंने जो है ना अपनी सारी tennis खेलनी है, सब कुछ करना है. If I cannot do that ना, then it's not worth it. और surgery में I think that was for me, you know, like that was the biggest problem. जो उसकी जो commitment थी ना, work commitment थी, that was not for me. I cannot wake up at like 4 a.m. and go for rounds और उसके बाद जो है ना शाम को जाके सब कुछ करना, that was too much for me. Even cardiology में I had the same problem क्योंकि उनकी भी वही होता है don't need your time, that's not for me. मेरा होता है घर पे बैठ के चिल करना है, मरीज को अगले दिन सुबह जाके दिख जाएगा क्या करना है. Any regrets in the journey? Regrets, you know, like I don't think so. I think हमेशा बंदा वो सोचता यही है कि जो है ना अच्छा यार मैं ये कर लेता तो मैंने बड़ा केड़ा फन्ने खान बन जाना था, या फिर मैं उस टाइम पे मैं ना शायद साल और रिसर्च कर लेता तो maybe I could have gone to a better program or whatever, you know, like in I think this actually worked out really well for me at the end, and I am where I wanted to be. That's a short way to put it. कोई ना माशाल्लाह हार्वर्ड में एडवांस जीआई कर रहे हो, मतलब अब और इससे बेहतर क्या करना था, राइट? तो माशाल्लाह यू अचीव व्हाट इज द बेस्ट इन योर स्पेशलिटी. हाँ, तो you can always do better, you know. अब ये मैं इसके इससे बड़े प्रोग्राम में जा सकता था, छोड़ कर सकता था, you know, like I'm happy. But it's relative यार, नहीं, don't you think so? अच्छा हार्वर्ड में नहीं तो हॉपकिंस में होते हो, हॉपकिंस में नहीं स्टैनफोर्ड में होते हैं. At the end they're all equal, right? So but now it's up to you to define your career path. You can stay in academics, you can go in private practice. There is nothing wrong with either one. It what makes you happy, right? You feel happier कि भाई तुम दूसरों को teach कर रहे हो, educate कर रहे हो, you're a part of their professional success and professional growth, and that incites you. तो ठीक है, अच्छी बात है, right? Exactly. I mean, I think that's the thing कि you need to find out कि आपको क्या चीज stimulate करती है, what makes life, your career worth it, and then once you find it, you just go with that. And don't let other people tell you, you know, what's the best for you. सही. Do you feel कि भाई इतने दोनों busy हो, दोनों physicians हो और काम इतने होते हैं, do you feel like you are able to give enough time to your family, your kids? We were lucky क्योंकि one of us always had time. यानी कि जब मैं मेरी वाइफ रेजिडेंसी में थी, I had time क्योंकि मैं तो 3 बजे घर होता था अपनी academic practice से, तो I always had time for the kids. So this time पे मैं ट्रेनिंग में था, my wife had time. तो I think बच्चों को जैसा मैं अभी लोगों से बात करता हूँ ना, which have already gone through this whole process, जो कि अब जाने किसी बड़े नाम पे, मैं अभी किसी अपने मेंटोर से मिल रहा था हार्वर्ड में, तो मुझे क्या तुमने इतना प्रोफेसर बन गई हो, कुछ और बन गई हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें लाइफ में तुम्हारी क्या बड़ी अचीवमेंट है? क्योंकि मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है मेरे बच्चे हैं, कि मेरा जब अपने बच्चे के साथ मैं टाइम गुजार रहा था कुछ और, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. अच्छा तुमने इतना कुछ तुमने किया है, तुम वो दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, तुम उसके बच्चे इंपॉर्टेंट है. तो कहती हूँ जी जब आप साथ से गुजर जाते हैं ना, आपको एहसास होता है कि आपका जो सारा करियर है और आपका सब कुछ है ना, इट्स वेरी अनइम्पोर्टेंट. यानी कि पीपल आर ऑलवेज लुकिंग फॉर अच्छा यार इसका काम पूरा हो गया, चल इसको निकालें, हम इसकी जगह खुद घुस जाते हैं. तो यू आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग टू keep your position. लेकिन जो होती है ना ये जो बच्चे हैं, this is the only thing which just keeps coming back to you, या फिर जो है ना keeps on going. तो बच्चे is your biggest investment. So I think giving time to the kids और उनकी जो growth और उनकी सारी चीज में participate करना, that's actually the most important thing as compared to anything else that you do in your career. Sahi, thank you for that. So did you have any financial limitations in early years as an applicant that restricted you? If yes, how did you overcome that? I was lucky in a sense that my parents were still like doing okay financially. So उन्होंने जना दे obviously for my application and everything, they provided all of the funding and I did okay. I mean ये नहीं था कि मैं कोई बहुत फजूल खर्ची कर रहा था या छोड़ कर रहा था. मैंने बस पास लिया हुआ था, पता नहीं कितने $500 का था, ये जो भी था. पूरे अमेरिका में मैंने 17 इंटरव्यूज जो है ना बस पे दिए थे, मैंने फ्लाइट नहीं दी थी उसके लिए. तो you know like I mean on my part, you know I don't, मैं कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्चता मैं. अब knowing the limitations very important. Even during residency, you know I had 2 kids. तो मुझे पता था कि I don't want
मैं नहीं चाहता कि मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करें इन रेजिडेंसी, तो आई जस्ट लिव्ड विद इन माय मींस। मैंने अपार्टमेंट वही लिया था जो कि सस्ता अफोर्डेबल था, गाड़ी भी मैंने करोला वही ली थी जो कि सस्ती अफोर्डेबल थी। तो आई जस्ट लिव्ड विद इन माय मींस, इन माय रेजिडेंसी, इन माय फेलोशिप, इन द होल प्रोसेस, सो दैट एटलीस्ट मुझे घर से पैसे मंगवाने ना पड़े। लेकिन ये था कि मुझे घर पैसे भिजवाने भी नहीं पड़ते थे बिकॉज दे डिडंट नीड मनी, सो दैट वुड वर्क आउट। सही। तो मुझे याद है तेरी मेरी बात हुई थी 13-14 साल पहले, 2009 की बात है, जब तू एल्बनी में था। एंड वी वर टॉकिंग कि हम दोनों देख इंग्लिश मीडियम में पढ़े सारी जिंदगी, हमारी इंग्लिश ठीक ठाक थी, लेकिन वी वर टॉकिंग अबाउट द इनिशियल ट्रबल जब हम यहाँ आते हैं। छोटे मोटे एक्सेंट समझ नहीं आ रही, छोटी मोटी इनकी कल्चरल इंट्रिकेसीज हैं और इनके स्लैंग्स हैं या कोई जोक्स हैं वो नहीं हमें समझ आते, और अजीब किस्म की हमें लगती है वो वर्ड फाइंडिंग डिसेबिलिटी हो गई है कि लफ्ज नहीं मिल रहे होते, राइट? तो डिड यू हैव एनी प्रॉब्लम्स communicating in English, or how were your communication skills beforehand? If you had any issues, how did you overcome them? Of course, I think हम लोग जो है ना भी हम हॉलीवुड की इंग्लिश में रह रहे होते हैं, जिसमें जो है ना हमने हॉलीवुड की मूवीज देखी होती हैं, कुछ और होता है, आपको लगता है यार यही वाली अंग्रेजी जो है ना पूरे लोग बोल रहे होते हैं। लेकिन जब यहाँ पे जाते हो तो हर जगह का एक्सेंट डिफरेंट होता है। इवन यू नो आफ्टर स्पेंडिंग ऑल ऑफ दिस टाइम इन द यूएस, मुझे बॉस्टन में जाके कुछ लोगों के एक्सेंट समझ नहीं आता कि जब वो तेज से बोल रहे थे क्या कह रहा है ये बंदा। तो आई थिंक इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। आई मीन लेकिन अच्छी बात अमेरिका की ये है कि दे आर ओके विद दैट। आई मीन दे डोंट केयर एज मच अबाउट योर एक्सेंट। हम लोग से ज्यादा कॉन्शियस होते हैं कि जो है ना हमारा एक्सेंट शायद फुल अमेरिकन नहीं है, कुछ और नहीं है। इंडियंस होते हैं कुछ और, साउथ इंडिया से कुछ और है, तो बहुत ही डिफिकल्ट हेवी एक्सेंट होता है, but they're very confident when they're speaking and they do okay, you know, they do really well and nobody cares about that. यहाँ पे लोग ना they don't pay as much attention to your accent as long as they can understand what you're saying. तो वही यानी कि अब उस माइंडसेट से निकलना कि मैंने बहुत ही खूबसूरत अंग्रेजी बोलनी है, उसकी जगह इस तरह अंग्रेजी बोलनी है कि अगले बंदे को समझ आ जाए मैं क्या कह रहा हूँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है। सही कह रहे हो। एंड आई ऑलवेज से कि यू डोंट improve your English till you get comfortable and at speaking wrong English confidently. You know, आप कहते हैं हमें बोल दिया जो बोल दिया बस ठीक है यार, मतलब as long as you're conveying your message across, that's all that matters. ये नहीं होता आपका एक्सेंट कैसा है, आप स्लैंग कहाँ का, साउथ का मार रहे हो, न्यूयॉर्क का मार रहे हो, कैलिफोर्निया का एक्सेंट, none of that matters. So what is the nationwide salary range in your specialty and what are the factors that impact it? यार डिपेंड करता है प्राइवेट में हो एकेडमिक्स में हो। प्राइवेट के अंदर जो है ना इन जनरल 5 to 7 होगी जीआई की सैलरी एज अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। जो एकेडमिक्स है वो बिटवीन 3 to 5 होगी, डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हो, लेकिन इन जनरल ऑन एवरेज है 350-400 होगी शायद। Or other than location, you know, sorry, other than academics or private, what are the other factors that can make the salary go up and down? Take the location. Location is the biggest thing, right? Midwest may you get the highest salaries because people don't want to live in a cold, deserted areas, you know, like Wisconsin or whatever. So वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा सैलरी मिलेगी। जितना आप बिगर शहरों में, बड़े शहरों में चले जाओगे, न्यूयॉर्क सिटी के करीब चले जाओगे या फिर बॉस्टन में होगे, कुछ होगे, आपकी सैलरी कम होना शुरू हो जाएगी। So obviously it depends on where you are. Sahi. Your biggest challenge that you overcame in this entire journey in past 15 years? In last few years? Last 15 years, the biggest challenge. I mean, I think there were a lot of like smaller challenges. I don't think कि मेरी लाइफ में कोई इतना कोई एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो कि जो है ना मुझे यानी ओवरकम करना पड़ा, यानी either like financial or whatever. I don't think there was like any one big challenge. I think the whole process of your balancing your and your wife's, you know, academic career goals can be a struggle. So I think, you know, obviously मैं कह रहा हूँ कि अच्छा मैंने बारी ले ली, उसने बारी ले ली, you know, like it's easier said than done. क्योंकि there's a lot of planning involved कि चाहिए उसने steps करने हैं, तो you have to wait. उसके बाद when she's applying you have to contact them as well कि चाहिए तुम अगर वहाँ पे apply interview कर रही हो तो फिर मैं भी वहीं पे job के लिए देखूंगा अपने में। तो it's a very stressful process trying to balance everything out, especially when you're on a visa. तो मैं वही बात, जो लोग ये सब कुछ को करते हैं during the residency or sometimes they have to live apart या कुछ और है, it's not easy, you know, like ये बहुत ही difficult process होता है जिसे गुजरना पड़ता है। When we had to go through the process too, लेकिन हमारे पास क्योंकि बच्चे थे तो we were very particular कि जो है ना हम लोग separate नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि that would have been very difficult for kids कि जो है ना मैं किसी और जगह पे हूँ, तो we had to time everything exactly right. मैं एक साल पहले फेलोशिप के लिए अप्लाई नहीं करना चाहता था. I waited for her to finish her residency, then I applied. So, you know, I mean, it's like a lot of these like smaller things that you have to balance out.
So लेकिन again we were lucky that things worked out at the end for us. You're right, you're right. हाँ मतलब I can relate to a lot of that stuff क्योंकि मेरे साथ भी यही था जब मैं अप्लाई कर रहा था तो Rabia had to apply. She applied 1 year match, then she withdrew from match क्योंकि उसके visa time पे नहीं आया. Then making sure कि we both end up at the same residency program, Right. which we did. और उसके बाद I had to make sure कि I take my fellowship in the same program or do my job in the same vicinity to stay together. बच्चे हैं आप छोड़ के नहीं जा सकते. So it's very challenging. I agree. That is easily the one of the biggest challenges, you know, for all at least a physician couple with kids. So if you have to do this all over again, let's say मेरे पास time machine आ गई है, मैं सुल्तान को उसमें डाल रहा हूँ, सुल्तान पहुंच गए KE 2004 में. तो भाई तब से लेके अब तक would you do anything different if you know all that you know now? Yeah, I think I will still go through the same process. I think I'm very happy with how my career and everything worked out for us. शायद मैं कनाडा नहीं जाऊंगा वीजा रिन्यू कराने के लिए सिर्फ मैं गया था मतलब अमेरिका में बैठूंगा मैं उधर ही सही था J1 वीजा ना अमेरिका में बैठ के रिन्यू करा लो शायद उससे ना गुजरूंगा या फिर मैं शायद अपनी हाउस जॉब जो है ना लगे नहीं फाइल लुक बैक आई मीन हाइंडसाइट मैं कहता शायद अपनी हाउस जॉब मुझे चाहिए था मैं कर लेता मैं पहले अच्छा यानी जो लोग ऐसे उस टाइम पे देवर अपॉर्चुनिटीज के जो है ना आप वहाँ पे बैठ के हफ्ते में एक दिन जाके हाउस जॉब अपनी कंप्लीट कर सकते थे या फिर कुछ ऐसे भी मेरे दोस्त है जिनके ताल्लुकात अच्छे थे वो अमेरिका बैठ के पाकिस्तान में हाउस जॉब कर रहे होते थे तो अपने मतलब कि अपने चाहिए था मुझे अपनी हाउस जॉब टाइम पे कर लेता ताकि मेरे पास कम से कम वो वाली ऑप्शन तो अवेलेबल होती हमेशा I think that was the one thing which I could have done differently. Any advice for people in your shoes 10 years ago? अगर कोई इस वक्त फाइनल ईयर का बच्चा तुम्हारा इंटरव्यू सुन रहा है तो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव देम फॉर जनरल ओवरऑल प्रोफेशन एंड मैं ये कहूंगा नेक्स्ट मेरे में और मेरे और उस बच्चे में सिर्फ ये फर्क है कि मैं 10 साल पहले पैदा हो गया था दिस इज नो अदर डिफरेंस यानी कि देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट मी कि जो है मैं यहाँ बैठा हूँ या फिर वो जो है ना देयर इज नो लाइक कोई खास बात नहीं है मेरे अंदर कि मैं कोई आसमान से नहीं उतरा हुआ है कुछ और नहीं है तो मेरे और उसमें सिर्फ ये फर्क है कि जो है ना वो 10 साल बाद पैदा हुआ है so they will all end up in the same place as long as they're willing to go through the same process. So after 10 years, मैं हमने बना लेते हैं कुछ लोगों को कि ना कि यार ये प्रोफेसर ना ये कोई अलग ही जीन है इसके अंदर लगी हुई है अलग ही कोई चिप लगी हुई है जिसकी वजह से वहाँ बट there's nothing special about that. You know, there's nothing special about me. You know, हम लोग भी वही बंदे हैं कि बस ये कि वो 10 साल बाद की बात है 10 साल बाद वो भी वहीं पे बैठे होंगे जहाँ पे जना मैं बैठा हूँ there's nothing special about me. So I think this is how you need to think about those things. कि कोई बंदा अगर किसी ऐसी जगह पे बैठा हुआ जो कि आपको उस टाइम पे लगता है कि यार पता नहीं बंदा वहाँ पे कैसे पहुंचा हुआ है nothing. So if you go through the same steps, you will end up in the same place. And if you work equally hard, you know, very it's very important, you know, okay, hard work is about that's incredibly humble and you know of you to say that क्योंकि of course life बड़ी tough होती है आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है but you're right कि भाई वो कोई भी कर सकता है you know I've known you since what like you were 11-12 years old right हम लोग दोनों मेहनत करते आए हैं तब से और हम में से बहुत से लोग थे जो किसी एक स्टेप पे रुक गए मैट्रिक में मेहनत नहीं की या एफएससी में नहीं की या एमबीबीएस में नहीं की या स्टेप्स के लिए नहीं की या रेजिडेंसी में नहीं की या फेलोशिप में नहीं की यू हैव टू कीप गोइंग यू हैव टू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड और फिर जैसे सुल्तान ने कहा आप में से कोई भी आदमी हार्ड वर्क करे so you will end up where we are. Very nice. Anything else before we go ahead? Already KEMU में पहुंचा हुआ है, which means that they can do it, right? I mean, they've already gone through the process. I mean, they proved themselves कि उन्होंने अच्छा यार कि इतना उन्होंने अच्छा पढ़ा कि वो पंजाब के किसी अच्छे टॉप मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन के 50,000 लोगों में से टॉप 200-300 में आ गए या फिर टॉप 1000 में आ गए तो वहां पे पहुंच गए आप So you've already done that, right? So of course you can continue to do that. लेकिन वो बिल्कुल सही बात की है मेरे साथ कि किसी पॉइंट के ऊपर ना लाइफ में आप स्टॉप नहीं कर सकते मैं अगर आज स्टॉप कर दूं ना कि मैंने कल से जरा सुबह से मैंने मेहनत नहीं करनी फिर सुबह से मैंने काम नहीं करना तो आई विल लाइक हर चीज स्टैग्नेट हो जाएगी ग्रोथ तो रुक ही जाएगी तो आई थिंक वो कौन कहता है कि लाइफ में ना दो चीजें होती हैं या तो जो है ना आप प्रोग्रेस कर रहे होते हो या फिर जो है ना आप रिग्रेस कर रहे हो तो ये प्लेटो नहीं करता आपका कैरियर और हर चीज तो या तो आप फुल टाइम आप कोशिश करके ना आप प्रोग्रेस कर रहे हो तो अच्छा मैं आज ही हूँ कल बोलूंगा तूने अभी एरिज़ोना यूनिवर्सिटी से क्या वो मास्टर्स की डिग्री MBA की है बिल्कुल why are you doing that right मतलब कि तुम चाहते तो किसी टाइम पे स्टॉप कर सकते थे you're already an interventional radiologist right but you भी मेहनत कर रहा है अभी भी आगे कर रहा है क्यों कर रहा है you know like क्योंकि you still want to progress क्योंकि जिस टाइम पे आपने प्रोग्रेस रोक ली ना उस टाइम पे आपका ना रिग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा Perfect. बहुत बहुत शुक्रिया यार सुल्तान anything else that you want to add before we conclude or wrap this up
थैंक यू यार। मैं हमेशा से बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि लोग मेरा इंटरव्यू करेंगे। आज मेरी वो ख्वाहिश तेरी पूरी ख्वाहिश होगी। मैंने पूरी कर ली यार। थैंक्स यार। मैं रुताबा कह रहा था कि मैं कहा यार कि इस इंटरव्यू का सबसे बड़ा फायदा मुझे ये होगा कि मैं जब आज से 10-15 साल के बाद अगर अल्लाह ने जिंदगी दी, जब मेरे बाल साल गिर गए होंगे, सफेद होंगे, मैं देखूंगा यार उस वक्त मैं कैसा लगता था 10 साल पहले। क्योंकि आज भी तस्वीरें तो किसी ने तेरे पास इंटरव्यू पड़ी, मैं तेरी 10 साल पुरानी तस्वीर लगा दूंगा थंबनेल पे, तेरी और मेरी जो कॉन्वोकेशन की थी। देख के लिए जरा कोई खतरनाक सीन लगा दी है। Thank you very much. It was a pleasure having you. I'm so glad we started the next season of Resilience series with you. I hope you all learned something from this incredible interview. I learned a lot. He's a great friend, great childhood friend, and we grew together in past alhamdulillah 20 years now. Please give us a thumbs up, subscribe to the channel, share it with others, and like we always say, never give up, never lose hope. Thank you. Assalamu alaikum.